हेलो डियर, वेलकम बैक अगेन ऑन इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं पिछले साल, दैट इज 2021 के अंदर, उन सभी के सभी एग्जाम्स में से, चाहे वो सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, एमटीएस है, सारे के सारे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बनते हैं, टॉपिक तो देखो सारे होंगे, उसमें से भी टॉप लेवल के क्वेश्चन जो है हम टॉपिक वाइज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ठीक है, कि ये जो टॉपिक है सीएचएसएल और सीजीएल की शिफ्ट्स में नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था आपका एमटीएस के एग्जाम्स में। बहुत से क्वेश्चन आए थे सिटिंग और पजल के। तो लेवल जो है एमटीएस में बढ़ा है, तो एक्सपेक्टेड है इस साल के एग्जाम में सीजीएल और सीएचएसएल में भी बढ़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न है आपस में शफल हो रहा है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपने पिछले साल के एग्ज़ाम्स में ये चीज़ ज़रूर फील की होगी, ठीक है। बाकी जो नए हैं उनको भी आइडिया दे दूं, उन्हें मेंटली प्रिपेयर कर दूं, ताकि अपनी प्रेपरेशन को उसी तरह से कंटिन्यू रखें। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो ये सेशन में क्वेश्चन होंगे मैं अपने एंड से नहीं लेके आया हूँ क्वेश्चन, ये सारे के सारे पिछले साल के एग्ज़ाम में आ रखे हैं, चाहे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेगेटिव मत होना, यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे जो बैंकिंग लेवल को टच करते थे, मतलब कि जहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ था, तो उस लेवल के क्वेश्चन को आपको इग्नोर करना है। तो वो दिखने में कैसे होते हैं, सॉल्यूशन कैसा है, वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही बता पाऊंगा। ऐसे वर्बली बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जब तक आपके सामने नहीं आता वो क्वेश्चन, तब तक क्लियरिटी नहीं होगी। तो धीरे धीरे लेवल जो है वो बढ़ता रहेगा क्वेश्चन का। तो टॉप लेवल के क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, जो मेजॉरिटी में हर शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बाकी रही बात टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को करने का तरीका जो होगा, वहाँ से ही आपको टॉपिक की क्लियरिटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, टॉपिक नहीं समझ रहे हैं। ओके, तो चलिए। तो नॉर्मली पूरे के पूरे सेशन में जो है हम दो तरह की सिटिंग अरेंजमेंट आती है, देखो, लीनियर और सर्कुलर। दोनों लेवल पे ही बात करेंगे। सर्कुलर में फर्दर सब कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे कि कुछ पर्सन स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं, कुछ पर्सन रेक्टेंगुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं। लीनियर अरेंजमेंट के केस में एक सिंगल रो का केस आएगा और पैरेलल रोज का केस आएगा, और कुछ भी नहीं बनते इसमें फर्दर केसेस, ठीक है। तो ये सारे के सारे मिक्स लेवल के क्वेश्चंस ही रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 6 गर्ल्स हैं सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। 6 लड़कियां जो हैं वो एक पंक्ति में बैठी हैं, उन सभी का फेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, उत्तर दिशा की ओर। तो बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट करने के लिए आपको, चाहे वो सर्कुलर अरेंजमेंट का केस है, चाहे वो आपका लीनियर अरेंजमेंट का केस है, आपको हर पर्सन का जहां भी वो फेस कर रहा होगा, उस पर्सन का राइट और लेफ्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पूरे के पूरे चैप्टर में गेम ही सिर्फ राइट और लेफ्ट की है। एज यू ऑल नो, सिटिंग और पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रूल नहीं है। जस्ट आपकी अप्रोच है कि कौन से स्टेटमेंट को किस तरह से आप टैकल करके चलते हो, स्टेटमेंट का आपस में लिंक कैसे बनाते हो। ओके, तो यहाँ पर कोई रूल नहीं होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो बेसिकली आपकी स्ट्रेटेजी मैटर करेगी। तो यहाँ पर राइट और लेफ्ट क्लियर होना चाहिए आपको हर पर्सन का, क्योंकि एक भी आपने पर्सन राइट के बदले लेफ्ट में बिठा दिया, या लेफ्ट बैठा था राइट में बिठा दिया गलती से, अरेंजमेंट गलत। गलत क्या, कई बार बनेगी भी नहीं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी क्लियरिटी आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, मेरे क्वेश्चन का करने का तरीका देखिए, वहां से और ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो नाविका जो है इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सीमा। मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम यहां पर करेंगे कैसे। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करूं, तो किसी भी सर्कुलर टेबल के अराउंड अगर जितने भी पर्सन बैठे होंगे, चाहे वो 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 10 है, वट कितने भी होंगे, तो हम उन्हें इनिशियली अरेंज कर देते हैं। जितने भी होंगे, 9 हैं, 10 हैं, कितने भी हों, अरेंज कर देते हैं। और लीनियर अरेंजमेंट में चाहे जितने भी पर्सन हो, 6, 7, 8, इनिशियली अरेंजमेंट में मत लेके चलिएगा। जैसे कि यही क्वेश्चन हम जो डिस्कस कर रहे थे कि 6 पर्सन बैठे हैं, अगर यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आती है कि सभी का फेस अगर नॉर्थ की तरफ है और ए बी के इमीडिएट राइट में बैठा है, तत्काल दाईं ओर, आप क्लियर कर पाएंगे कि बी कहां पर आएगा। बी तो कहीं भी आ सकता है इन पांचों की पांचों सीट्स में से, और उसके तत्काल दाईं ओर क्या बिठा देंगे, ए।
तो कभी भी लीनियर अरेंजमेंट के अंदर इनिशियली पर्सन्स को अरेंज मत करो। सर्कुलर में कर सकते हो क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट जो है एक क्लोज्ड लूप की तरह एक्ट करती है। आप टेबल को रोटेट कर दो, कोई मैटर नहीं करेगी चीज, पर्सन जो होंगे वो शिफ्ट्स होते जाएंगे बस। तो क्लोज्ड लूप मतलब कि अगर हम सर्कुलर के केस की बात करें, स्क्वायर टेबल केस की बात करें, रेक्टेंगुलर की बात करें, तो इनिशियली पर्सन बिठा सकते हो। लीनियर के केस में पहले इनिशियली पर्सन को मेंशन मत करना क्योंकि आपका वो वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा, वो यूज में ही नहीं आने वाला। बाकी देखिए सॉल्यूशन वो कैसे रहा है, ठीक है, वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कहता नाविका इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सीमा। नाविका जो है वो सीमा के तत्काल बाईं ओर है। ओके, तो रो में हमें नहीं पता कि सीमा कहाँ है, नाविका कहाँ है। कुछ एक चीजें ऐसी होंगी, देखो मैं पहले 2-3 क्वेश्चन में ही ये पॉइंट क्लियर कर रहा हूं और थोड़ा सा स्लो रहेगा बट धीरे धीरे स्पीड बढ़ा दूंगा क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं यहां पर कि इनको यूज कैसे करना है, क्वेश्चन को कैची कैसे बनाना है। कि नाविका अगर सीमा के इमीडिएट लेफ्ट में है, तत्काल बाईं ओर है, तो सीमा नाविका के क्या होगी, तत्काल दाईं ओर। क्योंकि एक प्रैक्टिकल कंडीशन है, अगर कोई भी दो फ्रेंड्स आप आपस में बैठे हैं और सभी दोनों का फेस जो है सेम डायरेक्शन में, तो अगर कोई भी फ्रेंड आपका आपके राइट में है ना, तो आप उसके लेफ्ट में ही होंगे और वाइस वर्सा। क्लियर? तो ये छोटी मोटी चीजें जो हैं इक्वेशन के अंदर इंक्लूड होंगी। जैसे जैसे वो छोटे छोटे पॉइंट सामने आएंगे मैं आपको और ज्यादा क्लियर करता रहूंगा। तो अगला पॉइंट देखिए, हुज। अब मैंने आपको काफी बार क्लियर कर चुका हूं ये चीज कि जब भी हु या हुज या विच जैसी टर्म्स आए तो इन दैट केस जो भी उसका इमीडिएट पर्सन या पैरामीटर होगा हमेशा वही डिस्कशन में आएगा। तो यहां पर बात हो रही है सीमा की। सीमा हुज नेबर इज शबनम। तो सीमा का नेबर कौन है, शबनम। अब देखो सीमा का नेबर एक तो नाविका भी है, सीमा की दूसरी नेबर कौन है, शबनम। तो ऑब्वियस ही बात है कि शबनम जो है वो सीमा के इमीडिएट लेफ्ट में तो हो ही नहीं सकती, तो वो कहाँ होगी, इमीडिएट राइट। ठीक है, तो ये तीनों पर्सन जो है वो इकट्ठे आके बैठेंगे। हीमा इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो बट नॉट शबनम। कहता हीमा जो है वो एक्सट्रीम एंड पे तो अवेलेबल है बट शबनम नहीं आ रही किसी भी एक्सट्रीम एंड पे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक पॉइंट क्लियर किया था कि सर्कुलर में जितने भी पर्सन हो आप इनिशियली बिठा सकते हो, लीनियर में नहीं बिठा सकते। बट बिठा सकते हैं, बट कब, जब तक इस तरह की आपको डेफिनेट कंडीशंस ना गिवन हो। क्योंकि एक्सट्रीम एंड पे आपको एक पर्सन अवेलेबल हो चुका है कि हीमा ने आना कहाँ है। ओके, इन पर्सन की क्लैरिटी नहीं थी, इसकी तो डेफिनेट पोजीशन फिक्स हो गई ना कि वो एक्सट्रीम एंड पे आएगी। तो अगर हम किसी भी रो में एक्सट्रीम एंड्स की बात करें तो एक्सट्रीम एंड हमारे पास यहां पर दो होंगे। से बनाते हैं, एक्सट्रीम एंड्स जो हैं हमारे पास दो होंगे। कौन कौन सा, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड और एक्सट्रीम राइट हैंड। तो कहीं भी कंडीशन फुलफिल की जा सकती है हीमा की। तो हीमा जो है लेफ्ट हैंड पे भी हो सकती है और हीमा का जो प्लेस है वो राइट हैंड भी हो सकता है। तो अगर आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहे हैं या बिगिनर हैं सिटिंग अरेंजमेंट को लेके, तो आप जैसे ही आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दिखती है आप पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हो। ओके, कोई बुरी बात नहीं होती है पॉसिबिलिटीज बनाना, रादर हम क्या है श्योर हो जाते हैं कि जो भी हम अरेंजमेंट बनाने जा रहे हैं वो फुल प्रूफ एक डेफिनेट रिजल्ट की तरफ बढ़ती जा रही है। हालांकि क्या है, एक एक्स्ट्रा ही तो इन्फॉर्मेशन हमने क्रिएट की हैं, कोई मैटर नहीं करती है चीज। चलो, रूपाली इज बिटवीन विनीता एंड नाविका। रूपाली जो है वो विनीता और नाविका के इन बिटवीन है। अब देखो हमें नाविका के बारे में इंफॉर्मेशन क्या थी कि वो इमीडिएट लेफ्ट में है, तत्काल बाईं ओर, किसकी, सीमा की। अगर रूपाली विनीता और नाविका के इन बिटवीन है तो रूपाली जो है वो नाविका की नेबर है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहां तो आ नहीं सकती रूपाली, तो रूपाली हुई नाविका के लेफ्ट में। रूपाली जो है वो नाविका और विनीता के इन बिटवीन है। तो मतलब कि ये सारे के सारे पर्सन जो हैं वो एक साथ बैठने जा रहे हैं। कौन कौन से, विनीता, रूपाली, नाविका, सीमा, और सीमा के साथ में कौन है, शबनम। तो मतलब 5 पर्सन एक साथ हो गए और छठा पर्सन कौन है, हीमा। ध्यान देने वाली बात यह है, हमें यहां पर मेंशन था अगर हम ये वाला केस क्रिएट करें तो ये पांचों पर्सन जो हैं विनीता, रूपाली, नाविका, सीमा और शबनम, ये यहां पर आएंगे।
बट इस सीक्वेंस को अगर हम यहाँ पर अरेंज कर भी देते हैं तो इन दैट केस क्या होगा, शबनम जो है वो कॉर्नर पे आएगी। बट यहाँ पर मेंशन था कि हिमा कॉर्नर पे तो है एक्सट्रीम एंड पे, बट शबनम नहीं है लिखा था, तो हम ये वाला केस इग्नोर करेंगे। तो हमारा फाइनल केस क्या रहा, दिस वन। ये सबसे पहले यहाँ पर कौन आएगी, विनीता। विनीता के बाद कौन आ जाएगी, रूपाली। पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में भी, ठीक है। उसके बाद नाविका, नाविका में के बाद कौन है, सीमा। सीमा के बाद कौन है, शबनम। तो ये हमारी अरेंजमेंट बनी। देखो पूछा क्या गया है, हु इज सिटिंग एट द अदर एंड ऑफ द रो। एक एंड पे तो कौन थी, हिमा। दूसरे पे कौन है, विनीता। तो आंसर वुड भी हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो ये भी फर्स्ट क्वेश्चन था, हल्का सा कह सकता हूं बेसिक में भी ये थोड़ा ट्रिकी लेवल है, ठीक है। धीरे धीरे और भी इंटरेस्टिंग लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे आगे। फिर से देखिए क्या गिवन है, कहता है 6 फ्रेंड्स हैं, आपको पढ़ना नहीं है वो कौन कौन से हैं, सिर्फ काउंट करना है कितने हैं। और सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, फिर से एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन का केस आया फेसिंग नॉर्थ। अब दूसरा एक और पॉइंट ध्यान में रखिएगा, कई बार हमें क्या है यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दी जाती कि जो भी पर्सन्स हैं जितने भी हमें गिवन है इन अ रो इन अ सर्कल, तो उनका सबसे पहली बात फेस मेंशन्ड होगा कि वो फेस कहाँ कर रहे हैं, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स या नॉर्थ या साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ भी हो सकता है। बट कई बार क्या होता है हमें लिखा भी नहीं होता, अगर कुछ भी मेंशन ना हो ना कि वो फेस कहाँ कर रहे हैं, तो लीनियर अरेंजमेंट में आप बाय डिफॉल्ट उसे नॉर्थ ले सकते हो, सर्कुलर अरेंजमेंट में बाय डिफॉल्ट उन्हें टुवर्ड्स द सेंटर कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जी इज सिटिंग बिटवीन एल एंड एच। अब जी जो है वो एल और एच के इन बिटवीन है। अगर एल और एच के इन बिटवीन है तो उससे रिलेटेड हमारे पास दो केसेस क्रिएट हुए, क्योंकि एच जो है वो जी के राइट में भी आ सकता है और लेफ्ट में भी आ सकता है। सिमिलर केस एल के केस में भी, एल जो है एल जी के लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों एल और एच जी के कौन है, पड़ोसी हैं। एच इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एम, तो कहीं किसी रो में जो है एम बैठा हुआ था, उसके दाईं और चौथे स्थान पे कौन है, एच। तो इसका दाईं और चौथे स्थान पे हम किसको अरेंज कर देंगे, एच को अरेंज कर देंगे। उसके बाद देखिए के इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, के जो है एच के तत्काल दाईं ओर है, एच के तत्काल दाईं ओर कौन हुआ, के हुआ। तो मतलब हमने जो ये केस क्रिएट किया था एच जी एल को लेके ये वैनिश, क्योंकि जी जो है एच के जो है वो राइट में नहीं आएगा, लेफ्ट में आएगा। क्यों, एच के राइट में कौन आ चुका है, के। तो हमें ये केस प्रेफर करना पड़ेगा कि एच के लेफ्ट में कौन है, जी, फिर उसके फर्दर लेफ्ट में कौन आ रहा है, एल। तो जो कि कंडीशन हमारी फुलफिल हुई कि जी जो है वो एल और एच के इन बिटवीन आया। अब रह गया सिक्स्थ पर्सन। अब आगे देखो क्या है, हु इज सिटिंग बिटवीन एल एंड एम, एल और एम के बीच में कौन बैठा है। जस्ट अ सेकेंड, यहां पर हमें गिवन था, सॉरी फॉर दैट, यहां पर हमें गिवन था एच इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एम। अगर एच एम के फोर्थ राइट पे था तो हमने थर्ड राइट बना दिया था, माई मिस्टेक। बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देखो ठीक है, बाकी कंडीशन सेटिस्फाई है, बस हमने यहाँ पर एक पर्सन लगाना भूल गए थे, फोर्थ राइट चौथे स्थान पे था दाईं ओर पे। तो हमें यहाँ पर गिवन है कि एल और एम के बीच में कौन आएगा, और बचा कौन सा पर्सन, कौन सा पर्सन बचा, जे बचा। तो आंसर वुड बी ए ऑप्शन। आपको ढूंढने नहीं बैठना है कौन सा रह गया। ऑब्वियसली बात है 5 पर्सन अरेंज हो चुके हैं, जो नहीं अरेंज हुआ वो क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो पजल और सिटिंग में होता ही हमेशा ऐसे है कि जिस पर्सन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, प्रायोरिटी रहती है कि उसी के बारे में ही क्वेश्चन आपसे पुट किया जाता है। अगेन 6 पर्सन्स हैं आर पोजिंग बिफोर अ कैमरा फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ। कहता 6 पर्सन्स हैं एक कैमरा के सामने बैठे हैं ग्रुप फोटोग्राफ करवाने के लिए। P इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली बिटवीन N एंड S। P जो है वो किसके एग्जैक्टली बिटवीन में है, N और S के। फिर से पिछला केस जैसे हमने डिस्कस किया था, कोई भी P के राइट या लेफ्ट में हो सकता है। वाइल Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N, वाइल Q जो है N के इमीडिएट लेफ्ट पे है, तत्काल बाईं ओर। कौन, Q, किसके, N के। अगर N के तत्काल बाईं ओर Q है तो हम ये वाला केस तो ऑप्ट करेंगे नहीं, क्योंकि N के तत्काल बाईं ओर कौन आ रहा है, P। देखो यहाँ पर नॉर्थ साउथ कुछ भी नहीं था, आप नॉर्थ ही लेके चलेंगे, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग पर्सन्स का राइट और लेफ्ट मेंशन करना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे हमारा राइट और लेफ्ट है, उन पर्सन्स का भी राइट और लेफ्ट सेम होगा। तो N के तत्काल बाईं ओर यहाँ पर हम किसको बिठा देते हैं, Q को। देखो
अगर आप इनिशियली पर्सन बिठा देते, आपको पता ही ना होता कि ये पर्सन कौन सी सीट्स पर अवेलेबल है। तो लीनियर अरेंजमेंट का बेस्ट बेनिफिट ये है कि वो चेन क्रिएट होती जाती है अपने आप ही, स्टेटमेंट्स को इंक्रीज करते हुए। जैसे जैसे आप स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे, चेन इंक्रीज होती रहेगी। ओ इज एट द एक्सट्रीम राइट, ओ जो है एक्सट्रीम राइट एंड पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वाइल आर इज टू हिज इमीडिएट लेफ्ट, और आर जो है इसके तत्काल बाईं ओर है। आर और ओ आ चुके हैं, बाकी कितने रहे? 4 पर्सन, वो 4 पर्सन ये बैठे हैं, क्यू एन पी और एस। तो हमें पूछा क्या गया था, हु इज टू द एग्जैक्ट राइट ऑफ एस। अगर एस यहां पर आएगा तो एस के तत्काल दाईं ओर यहां पर कौन आ जाएगा? आर रहेगा। तो आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। बिठाना चाहते हैं बिठा सकते हैं इनको। ये थोड़ा इजी लेवल का था पिछले दो के कंपैरिजन में, है ना। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास सर्कुलर अरेंजमेंट की। कहता 8 स्टूडेंट हैं, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, वृत्ताकार टेबल के अराउंड बैठे हैं एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है जी। अब ये जो केस है, ये काफ़ी सालों में पहली बार देखा गया है ऐसा क्वेश्चन, कि जब भी हम किसी भी टेबल के अराउंड पर्सन्स को अरेंज करते हैं, होता क्या है उसमें पर्सन्स जो हैं अल्फ़ाबेटिकली अरेंज नहीं होते हैं। आपने भी काफ़ी बार देखा होगा पजल और सिटिंग में, ऐसा नहीं होता ना कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, बट ऐसे क्वेश्चन में ऐसा होगा। अब यहां पर मेंशन तो है, देखो कहता 8 पर्सन्स हैं, वो सारे के सारे टेबल के अराउंड बैठे हैं, सभी के बीच में समान दूरी है, इक्वल डिस्टेंस इस पे। कहता इफ बी इज सिटेड इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अगर बी जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है, ये देखो ये होगी डायरेक्शन कौन सी? नॉर्थ। ये होगी ईस्ट, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट होगी। तो हमें ये बोला गया है अगर बी जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अवेलेबल है, यहां पर कौन है? बी। तो ये सारे के सारे पर्सन कैसे बैठे हैं? ए टू एच तक, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ओके। तो उसमें हमें क्या पूछा गया है? इन विच डायरेक्शन एच इज सिटेड, एच जो है वो कौन सी डायरेक्शन में बैठा हुआ है। अगर बी नॉर्थ ईस्ट में है तो एच कहाँ होगा? नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि अगर ये नॉर्थ है तो ये कॉर्नर हमारे पास कौन सा होता है? वेस्ट, पश्चिम दिशा वाला। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट, दैट इज उत्तर पश्चिम। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। हालांकि यहां पर लिखा नहीं है कि अल्फाबेटिकली बैठे हैं, बट वो अपने आप में अंडरस्टूड है। इसके अलावा और होगा भी क्या, है ना, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और इन्फॉर्मेशन भी नहीं गिवन कि बी का बता दिया और बाकियों का बताओ। अब वैसे किसी का भी बता सकते हो, डी का भी बता सकते हो, एफ का भी बता सकते हो, कोई भी पर्सन आप बता सकते हो। अब ये केस जो है, कंडीशन तो यहां पर दे दी बी। कई बार आपको यहां पर टर्म्स लिखी होंगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी, कि ए टू एच तक हमने कैसे अरेंज किए सभी को? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कई बार एंटी क्लॉकवाइज भी दिया जाता है, तो फिर उल्टा ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फाबेटिकली अरेंज करना पड़ सकता है। तो मैं भी देखेंगे उस लेवल का भी क्वेश्चन मैंने शायद इस सेशन में रखा है, आगे आ सकता है। आगे देखिए क्या है। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, सॉरी क्वेश्चन, टॉपिक तो है ये इंपॉर्टेंट। 8 फ्रेंड्स हैं और सभी जो हैं अराउंड रेक्टेंगुलर टेबल बैठे हैं, बस इतना इंफॉर्मेशन गिवन है। जब भी रेक्टेंगुलर टेबल का केस आता है ना, उसमें मल्टीपल कंडीशंस बन जाती है हमारी। कौन कौन सी? चाहे स्क्वायर टेबल है चाहे रेक्टेंगुलर है, क्योंकि स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल ही है ना। अब इसमें कंडीशंस क्या बनती हैं? कई बार 8 पर्सन जितने भी आपको अवेलेबल हों, बोला जाता है कि सारे के सारे साइड्स पे अवेलेबल हैं, 2 ऑन ईच साइड, मतलब हर साइड पे 2 पर्सन बैठे हैं। कई बार हमें क्या केस गिवन होता है, इसी में ही यही सेम केस मैं रेक्टेंगुलर का भी लेके चल रहा हूँ, जो कंडीशन यहाँ बता रहा हूँ वही सेम कंडीशन यहाँ भी हो सकती है। कई बार हमें गिवन होता है कि 4 पर्सन कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 पर्सन जो हैं वो साइड्स पे बैठे हैं, मिडल ऑफ दी साइड्स। 4 कोने पे आएंगे और 4 साइड पे आएंगे। तीसरी कंडीशन एक और होती है जो कि आपको स्क्वायर में नहीं पूछी जाती, रेक्टेंगुलर के केस में गिवन हो सकती है, कि 8 पर्सन तो हैं, 3 पर्सन जो हैं वो लॉन्गर साइड पे आ रहे हैं टेबल की, जो लंबी साइड होती है भुजा, ठीक है, और 2 जो हैं वो शॉर्टर साइड पे आ रहे हैं। हो गए 8। तो ये कंडीशन जो है 3 3 1 1, ये कभी भी स्क्वायर के केस में नहीं आएगी।
स्क्वायर की कंडीशन दो मैंने आपको बता दी है, एक तो 2 ऑन ईच साइड, हर साइड पे 2 पर्सन, और एक ये वाली कंडीशन। ये दोनों कंडीशन यहाँ पर आ सकती हैं, बट ये तीसरी कंडीशन जो मैंने अभी बताई है ये रेक्टेंगुलर टेबल में ही एप्लीकेबल होगी, स्क्वायर के केस में ऐसी कंडीशन नहीं आती है। ओके, चलो देखिए क्या गिवन था हमें अभी यहाँ पर डाटा। तो सबसे पहले वो रेक्टेंगुलर टेबल हम बना ही लेते हैं। 2 ऑन ईच साइड कर दो, कुछ भी नहीं गिवन। अब मैं इसको एक करने का तरीका एक और बताऊं। अब इसमें डायरेक्शन आ गई, चलो आप इसे एक काम कर सकते हो, एज अ सर्कुलर टेबल भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, गारंटी के साथ कहता हूँ। एज अ सर्कुलर भी बना दोगे तो भी चल जाएगा काम, क्योंकि सर्कुलर टेबल की तो एप्लीकेशन है एक स्क्वायर टेबल और रेक्टेंगुलर टेबल, क्योंकि और कंडीशन भी नहीं गिवन ना। देखो कि हमें एक कॉर्नर पे बिठाना है, एक साइड पे बिठाना है, दो दो साइड्स पे बिठाने हैं, या 3 लंबी साइड पे और एक एक छोटी साइड पे, कुछ भी नहीं गिवन। तो आप सर्कुलर की तरह कर सकते थे इसे सॉल्व। चलो, आर इज सिटिंग एट द नॉर्थ वेस्ट। अब आर जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। अब नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम दिशा की बात कर रहा है। अब यहाँ पर हम जज तो कर नहीं सकते उत्तर पश्चिम दिशा, तो हमें एक काम करना होगा, इस रेक्टेंगुलर टेबल को किस तरह से अरेंज करना है, जिसमें 4 पर्सन हम बिठा देंगे कॉर्नर पे, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तो तभी डिसाइड हो पाएगा जब नॉर्थ क्लियर हो, वेस्ट क्लियर हो, ईस्ट क्लियर हो, है ना। सारी डायरेक्शन इंडिपेंडेंटली क्लियर होंगी तभी आप नॉर्थ वेस्ट क्रिएट कर पाओगे। तो यहां उसने बोल दिया कि आर जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, उत्तर पश्चिम, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तो यही हुआ। आर एंड पी आर प्लेस्ड डायगनली अपोजिट टू ईच अदर। तो आर और पी जो है डायगनली अपोजिट है, डायगनली विकर्ण, एक दूसरे के विपरीत है। तो आर के विपरीत यहां पर कौन आ गया, पी, डायगनली अपोजिट हो गए। वेयर एज, हालांकि वी एंड यू आर प्लेस्ड डायगनली अपोजिट टू ईच अदर, और वी और यू भी डायगनली अपोजिट है। डायगनली अपोजिट के केस में हमेशा सिर्फ ये दो सीट्स अवेलेबल होंगी हमें। एक डायगनल अपोजिट है आर और पी, दूसरे डायगनल अपोजिट कौन है, वी और यू। अगर वी यहां पर है तो यू यहां पर आ जाएगा, अगर वी यहां पर है तो यू यहां पर आ जाएगा। तो इस चीज को हम होल्ड पे लेके चल सकते हैं, लिखना चाहते हैं ओब्लिक डाल के इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, बेटर होगा लिख ही देना। आगे देखिए क्या है, W फेसिस द वेस्ट डायरेक्शन, W जो है वो पश्चिम दिशा की ओर फेस कर रहा है। ओके, उसके बाद Q फेसिस द ईस्ट डायरेक्शन, Q जो है वो पूर्व दिशा की ओर फेस कर रहा है। एंड S इज सिटिंग बिटवीन R एंड V, S जो है वो R और V के बीच में बैठा है। अगर R यहाँ पर है और V को अगर हम यहाँ लेते हैं तो उसके बीच में तो S आना चाहिए, तो V यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी W है। तो अगर R यहाँ पर है तो V यहाँ लेना होगा, R और V के बीच में कौन है, S, और V और U जो है वो डायगनली अपोजिट है। एक ही पर्सन बचा, ढूंढने की जरूरत नहीं है वो कौन है, डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर स्विच कीजिए। इन विच डायरेक्शन डज टी सिट, देखो टी अभी तक डिस्कस हुआ नहीं ना, तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहता है टी जो है वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो टी जो है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है। जी क्लियर हो रहा है ना पॉइंट। ये नए लेवल के क्वेश्चन जो है, हालांकि बहुत इजी लेवल के हैं ये भी, डायरेक्टली डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ही आपको क्या करना है, पर्सन अरेंज करना है। ठीक है, चलिए अगेन 6 स्टूडेंट हैं, आर स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, सभी का फेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है। नॉट नेसेसरली इन द सेम सीक्वेंस, जरूरी नहीं है कि वो समान क्रम में हो। समान क्रम मतलब जरूरी नहीं है कि एल के बाद एम, एम के बाद एन, ओ पी, इस लाइन का ये मतलब होता है। अब ये लिखा गया एल इज एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, एल जो है किसी ना किसी कॉर्नर पे है। अब जब कॉर्नर वाली सीट हमें पता चल चुकी है कौन बैठा हुआ है, तो आप सारे के सारे पर्सन इनिशियली मेंशन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक डेफिनेट सीक्वेंस है। अगर एल कॉर्नर पे है तो बाकी 5 पर्सन इधर होंगे, समझ में आया। एंड क्यू इज बिसाइड हिम, और क्यू जो है उसी के समीप बैठा हुआ है, बिल्कुल साथ में। क्यू इज बिसाइड हिम, हिम मतलब एल। एम इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, एम जो है वो पी के तत्काल दाईं ओर है। एम इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, तत्काल दाईं ओर। आगे क्या है, एम इज एट द सेकेंड प्लेस फ्रॉम द राइट एंड, एम जो है दाएं छोर से दूसरे स्थान पे है। ये पहला दाएं छोर से ये पहला स्थान हुआ, ये दूसरा स्थान हुआ, तो यहां पर किसको आना चाहिए था, एम को, ऑलरेडी क्यू है। दाएं छोर से दूसरे स्थान पे कौन है, एम, और एम के
तत्काल बाईं ओर कौन है, पी, क्यों एम जो है वो पी के तत्काल दाईं ओर था। एक ही बात होगी ना, अगर एम पी के राइट में है तो पी एम के लेफ्ट में होगा, वही तो हमने बिठाया। आगे एन इज नॉट बिसाइड क्यू, एन क्यू के समीप नहीं है तो एन यहां पर आया। अब फिर से बची छठी सीट, ढूंढने की जरूरत नहीं है, वापिस नहीं जाना कभी भी, ना सिटिंग में ना पजल में, हमेशा पैराग्राफ एक ही बार पढ़ना है और थोरोली गो थ्रू करते जाइए स्टेटमेंट को। ऐसा सोच के चलिए जो स्टेटमेंट हमने पढ़ ली ना वो मिट चुकी है, ठीक है। वापिस जाने बैठेंगे टाइम वेस्ट होगा, तो डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर ही स्विच कीजिए। हु इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के तत्काल दाईं ओर कौन है, ऑप्शन ढूंढो। पी नहीं है, एम नहीं है, एल नहीं है, कौन होगा फिर, ओ होगा, मतलब छठा पर्सन ओ था यहां पर, सिंपल सी बात। 7 रो हाउसेस, ठीक है, 7 घर हैं, एक ही पंक्ति में है सारे के सारे, उनके नेम भी मेंशन है इन अ कैंपस। नोट नेसेसरली इन द सेम सीक्वेंस, अभी मीनिंग बता के हटाऊं, कोई मैटर नहीं करती है बात, सेम सीक्वेंस होगा भी नहीं। पी इज नोट एट एनी ऑफ द एंड्स, पी जो है किसी भी छोर पर नहीं है, कॉर्नर हाउस नहीं है, ये मान के चलिए। आर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, और आर जो है वो पी के तत्काल दाईं ओर है, इमीडिएट राइट आ गया। उसके बाद देखिए क्या है, एस इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये भी डेफिनेट पोजीशन है, एक कॉर्नर से जो है एस की पोजीशन बताई जा रही है। तो जो ये 7 घर थे, 7 ही है ना, बिल्कुल, उसमें से थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, बाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन सा घर है, एस वाला। उसके बाद देखिए क्या है, ओ इज एट द लेफ्ट एंड, बाएं छोर पर कौन सा घर है, ओ। तो पी के तत्काल दाईं ओर जो है आर, वो इन 4 में से किसी ना किसी सीट पे अवेलेबल होंगे, क्योंकि दोनों को अगर एक साथ बिठाना है तो 2 कंसेक्यूटिव सीट्स अवेलेबल होनी चाहिए, यहां तो आएंगे नहीं, इन 4 में से कहीं भी हो सकते हैं। एम इज सेकेंड फ्रॉम द राइट, एम जो है वो दाएं छोर से दूसरे स्थान पे, पहला दूसरा, यहां पर कौन आया, एम। इन दोनों को इकट्ठे अरेंज कराना है तो इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि पी के तत्काल दाईं ओर कौन सा घर है, आर। ओ इज नॉट बिसाइड एन, ओ एन के समीप नहीं है, मतलब एन यहां नहीं आएगा, तो एन यहां आया। फिर से लास्ट में जाके एक ही सीट अवेलेबल हुई, क्वेश्चन पढ़ो। विच रो हाउस इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एस के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन सा घर आ रहा है, आर। आंसर से मतलब है बस, पेंडिंग सीट पे कौन आ रहा है ये मैटर नहीं करता। पिछले भी क्वेश्चन में देखा, अगर होगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और वो ऑप्शन में भी गिवन होगा। अब देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि एस के दाईं और दूसरे स्थान पे आर अवेलेबल था जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको इंप्लीमेंट करनी है एग्जाम में भी। मेन मोटिव है, ज़रूरी नहीं है कि हाँ हमने क्वेश्चन दे दिया और आपको आइडिया दे दिया कि हाँ ये क्वेश्चन आए थे, ये तो खुद भी कर सकते हो आप। मेन स्ट्रेटेजी क्या है, क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है उसकी भी हमें अप्रोच बतानी है, ओके। तो मैं बार बार बोलता हूं, जब भी हम सिटिंग और पजल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन को करने का तरीका देखा करो, ठीक है। कैसे मैं पॉइंट्स को लिंक में ले रहा हूं, कौन कौन सी स्टेटमेंट को अवॉइड कर रहा हूं जो बिल्कुल काम की नहीं है, मतलब की नहीं है। जैसे ये मतलब की नहीं है सीट, ये कौन आएगा, इग्नोर करो, क्वेश्चन के ऊपर स्विच करो डायरेक्टली। नेक्स्ट, सेकंड राइट था, ठीक है बिल्कुल। फिर से 7 गर्ल्स हैं, पहले देखो 6 के केस में हम चल रहे थे, 7 पर्सन इंक्लूड हो रहे हैं, 8 भी आएंगे, एक आई थिंक आया भी था रेक्टेंगुलर, धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा। 7 गर्ल्स हैं, नाम गिवन है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली गिवन है कि जो 7 लड़कियां वृत्ताकार टेबल के अराउंड बैठी हैं उन सभी का फेस जो है वो सेंटर या केंद्र की तरफ है। चलो, तो ये सर्कुलर का केस है तो हम 7 पर्सन रैंडमली किसी भी तरह बिठा सकते हैं, 3, 6 और 1, 7। ओड नंबर ऑफ पर्सन है, विषम संख्या में 5, 7, 9, तो आप कैसे भी बिठा दो। बट जब अगर इवन नंबर ऑफ पर्सन होंगे सम संख्या में 6, 8, 10, तो प्रायोरिटी रखिएगा एक पर्सन दूसरे के विपरीत में ही बैठे, अपोजिट। क्योंकि जब भी इवन नंबर ऑफ कैंडिडेट किसी भी टेबल के अराउंड बैठे होंगे तो उसमें आपको टर्म्स गिवन हो सकती हैं या पूछी भी जा सकती हैं, अपोजिट में बताओ कौन सा पर्सन आ रहा है। तो जो अपोजिट से रिलेटेड टर्म है वो हमेशा आती है इवन के केस में, ओड के केस में नहीं आती है, ओके। तो चलिए, पहली इंफॉर्मेशन है ई इज सिटिंग बिटवीन डी एंड सी। ई जो है वो डी और सी के इन बिटवीन बैठा है,
तो ई का तो कंफर्म है कि वो डी और सी के बीच में आ रहा है, बट ये कंफर्म नहीं है कि सी ई के राइट में है या लेफ्ट में। तो हमने दो केसेस क्रिएट किए। जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। जी जो है ई के दाईं और दूसरे स्थान पे है, तो ई के दाईं और दूसरे स्थान पे यहां पर कौन आएगा? जी। उसके बाद ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। ए जो है वो सी के दाईं और तीसरे स्थान पे है। अब हमें देखिए सी से रिलेटेड दो दो पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं, या तो सी यहां पर होगा या तो यहां पर होगा। तो पहला केस ये मान के चलते हैं, अगर सी यहां पर बैठा मिला तो सी के दाईं और तीसरे स्थान पे किसको होना चाहिए था? ए को। चलो काउंट करो, एक दो तीन। क्या ए यहां पर आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो हम ये श्योर हो चुके हैं कि यहां पर सी नहीं आएगा, तो सी यहां पर आएगा। अगर सी यहां पर है तो उसके दाईं और तीसरे स्थान पे कौन सा पर्सन आएगा? यहां पर ए अवेलेबल होगा। बी इज बिटवीन ए एंड डी। बी जो है वो ए और डी के बीच में आ रहा है, यहां पर आया बी। अब एक ही पर्सन बच गया, वो यहां पर आएगा। ठीक है, ढूंढने मत बैठना, आगे पढ़ते रहो क्या क्वेश्चन गिवन है। ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ये फालतू की इंफॉर्मेशन गिवन। सुपर फ्लोस। कई बार हमें ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन सी स्टेटमेंट सुपर फ्लोस है। सुपर फ्लोस मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये थी कि डी एक ए डी के सेकंड लेफ्ट पे बैठा है। अगर ना भी गिवन होती वो तो हमें पहले ही पता चल रहा था। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो बन सकता है, क्योंकि सुपर फ्लोस टर्म क्या पता काफियों ने पहली बार सुनी हो। ये एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज इट मीन, कि कौन सी स्टेटमेंट सुपर फ्लोस है, मतलब एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स। तो ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट गिवन थी। अगर ना भी गिवन होती तब भी हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इजीली। हु इज एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ एफ? एफ अभी डिस्कस हुआ नहीं ना, तो मतलब पेंडिंग सीट पे एफ बैठा था, तो उसके दाईं और तीसरे स्थान पे कौन सा पर्सन आ रहा है? डी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन आप देख तो रहे हो, ट्राई करो, पहले खुद सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट। 4 गर्ल्स हैं और 4 ही क्या है? बॉयज। गर्ल्स के नेम है ABCD, बॉयज के नेम है PQRS। तो सारे के सारे पर्सन जो है अराउंड अ सर्कुलर टेबल है फेसिंग द सेंटर। अब देखो 8 पर्सन की बात कर रहा है। जब भी 8 पर्सन का केस होगा, एक पर्सन दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू उसके विपरीत बैठेगा। गॉट इट? अब 4 लड़कियां और 4 लड़के हैं। नो 2 गर्ल्स और बॉयज आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। कोई भी 2 लड़कियां और 2 लड़के एक साथ नहीं बैठेंगे, मतलब एक सीट छोड़ के ही बैठेंगे हर लड़का और हर लड़की। अगर यहाँ एक लड़का बैठा तो इधर भी लड़की होगी, इधर भी लड़की होगी। अगर इधर लड़की है तो इधर लड़का होगा, इधर भी लड़की है तो इधर भी लड़का होगा। मतलब एक गर्ल एक बॉय, एक गर्ल एक बॉय, इस तरह से अरेंजमेंट में आएंगे। तो फीमेल के लिए हम माइनस का साइन यूज करते हैं, मेल के लिए हम प्लस का साइन यूज करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट यहाँ पर करने की जरूरत नहीं हमें माइनस और प्लस के साथ, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ABCD गर्ल्स हैं और PQRS कौन है? बॉयज हैं। ओके, Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। Q जो है वो B के तत्काल बाईं ओर है। करना चाहते हो कर सकते हो, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए और ज्यादा, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा यार B मेल में आ रहा था या फीमेल में। तो B फीमेल है और Q जो है वो मेल। अगर इधर फीमेल है तो इधर मेल आएगा, फिर इधर फीमेल आएगी, इधर मेल, इधर फीमेल, इधर मेल और इधर फीमेल। क्योंकि कोई भी 2 लड़कियां और 2 लड़के एक साथ नहीं बैठे हैं। एज S इज सिटिंग बिटवीन A एंड D। S जो है वो A और D के बिटवीन आ रहा है, और D और A आपस में पोजीशन शफल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये क्लियर नहीं है ना कि D S के राइट में है या लेफ्ट में, या A S के लेफ्ट में है या राइट में, तो हमने होल्ड पे रखा है इसे। और उसके बारे में क्या है? एंड इज फेसिंग R। अब हु या विच आता तो किसकी बात होती? D की। अब एंड या बट आए तो किसकी बात हो रही है? फर्स्ट पर्सन उठाओ, दैट इज S। और S के बारे में है कि वो किसको फेस कर रहा है? R को। अब सुनिए ध्यान से, S और R दोनों मेल पर्सन है। यहां से एक ही लॉजिक निकलता है कि S भी मेल है और R भी मेल है। तो ध्यान से देखिए, S और R को हम यहां तो अरेंज कर नहीं सकते, तो S और R के लिए यही पोजीशन अवेलेबल हुई। S यहां भी आ सकता है, S यहां भी आ सकता है, बट S यहां पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पढ़ो कि S जो है वो A और D के बीच में है। अगर हम S को यहां बिठा देते तो वो A और D के बीच में कहां से आ सकता है? यहां तो ऑलरेडी B बैठा हुआ है। S ऑब्वियस सी बात है यहां पर होगा। उसके अपोजिट में कौन आ रहा है? विपरीत में R।
अगर एस ए और डी के बीच में है तो ये 2 सीट्स जो है वो रिजर्व हो चुकी हैं ए और डी के लिए। गर्ल्स कितनी है? 4, जिसमें से बी अरेंज्ड है ए और डी के लिए ये 2 सीट्स हैं, तो बची हुई लड़की यहां पर आएगी, दैट इज सी। बॉयज कितने हैं? 4, कौन कौन से? पी क्यू आर एस, क्यू आर एस, बचा कौन? पी। सारी चीजें कंक्लूड होगी, देखो कितने, सिर्फ एक सिंगल स्टेप से ही। ठीक है, काफी इजी था ये। तो हमें गिवन है हु इज सिटिंग बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में कौन बैठा है। देखो ए और डी के लिए हम डाउट में थे, बिठाने की जरूरत नहीं है, वेट कर रहे थे, क्या पता अगली इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में आ जाए, बट उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें लिखा गया है कि पी और आर के बीच में कौन बैठा है। पी और आर के बीच में आ रहा है सी। देखा जाए तो पी और आर के बीच में ये सारे पर्सन भी आ रहे हैं, ए डी एस क्यू। जहां पर लीस्ट वैल्यू कंसीडर की जाए ना, उसको प्रायोरिटी दे देना। अगर डाउट आए ऑप्शंस गो थ्रू कर लेना। ओके, बट कई बार लिखा भी होता ये, जैसे यहां पर दे दिया कि पी और आर में कौन बैठा हुआ है। कई बार लिखा जाता है कि व्हेन काउंटिंग टू द राइट ऑफ पी या लेफ्ट ऑफ पी, अगर हम पी के दाएं या बाईं ओर से काउंट करना शुरू करें, अगर हम पी के बाईं ओर से काउंट करना शुरू करेंगे तो पी और आर के बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं? एक, दैट इज सी। अगर ये लिखा जाता कि पी और आर के बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं अगर हम पी के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं, तो 1 2 3 और 4 5, फिर 5 पर्सन, 5 आंसर होता अगर नंबर ऑफ पर्सन की बात हो। बट यहाँ पर सिर्फ पर्सन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर आएगा यहाँ पर सी। कम वैल्यू वाला ही हमारा आंसर रहेगा प्रायोरिटी में, क्योंकि बिटवीन में हम इतने सारे पर्सन जो हैं, जितने भी हम देखते हैं, बहुत ही रेयर केस होता है कि आपको इतने सारे पर्सन के केस में कोई भी ऑप्शन अवेलेबल हो। प्रायोरिटी हमेशा कम वाले की ही रहती है, हमेशा ऑप्शन के अंदर। बाकी ऑप्शन से आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। 7 पर्सन है अगेन अलोंग अ राउंड टेबल फेसिंग टू आउटवर्ड। अब देखो ये आया हमारा केस आउटसाइड द सेंटर, सभी का फेस जो है बाहर की तरफ है। आप जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना सर्कुलर अरेंजमेंट में, कोई भी आप रेफरेंस ले लो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा लो, 98% केसेस में जितने भी पर्सन होंगे, अगर एक ही डायरेक्शन की बात करें तो वो इनवर्ड वाले केस होंगे। अगर सभी एक ही केस, क्योंकि देखो 3 तरह के केसेस बनते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में, या तो सारे इनवर्ड्स हो, या तो सारे आउटवर्ड हो, मतलब सभी का फेस जो है बाहर की तरफ हो, या इन और आउट की कंडीशन, या कुछ अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं और कुछ बाहर की तरफ। अगर हम सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में ही बात करें तो 98% क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको जो इनवर्ड वाले होंगे, आउटवर्ड वाले बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। तो प्रैक्टिस आप यहां से करोगे, क्या पता आपको प्रैक्टिस के दौरान कभी भी आउटवर्ड वाला क्वेश्चन मिले भी ना, और अगर एग्जाम में आ जाए तो घबराना मत कि यार नहीं हमने तो इनवर्ड वाली प्रैक्टिस की हुई है, आउटवर्ड वाली थोड़ा की हुई है। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आउटवर्ड को भूल जाओ, ये समझ के चलना क्वेश्चन इनवर्ड वाला ही आया है। ठीक है, कभी क्वेश्चन के आंसर में गलती आएगी नहीं, गारंटी है, आप उसे इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत ही रेयर टीचर बताते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं तो मैंने पहले ही क्लियर किया था, क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको पॉइंट वो क्लियर करता रहूँगा, बताता रहूँगा। ठीक है, तो ये नोट डाउन करते रहना। ओके, चलो, तो यहाँ पर गिवन था सारा आउटवर्ड, हम नहीं करेंगे आउटवर्ड, हम एज अ इनवर्ड ही लेके चलेंगे। चलो, क्या गिवन था? 7 पर्सन बिठा दिए। उसके बाद क्या गिवन है? सी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी जो है वो ए के बाईं और दूसरे स्थान पे है। अब देखो मैं एज अ इनवर्ड लेके चल रहा हूँ, आपको एग्जाम में भी ऐसा करना है, बट अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो तो एज अ आउटवर्ड लेके चलना और आंसर मैच कर लेना कि हमारा सेम आया है नहीं। ठीक है, उससे और ज़्यादा तसल्ली, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा ना। ठीक है, तो जो भी ऐसी चीज़ें बताता हूँ ना उसे इंप्लीमेंट करके देखो। ओके, श्योर हो जाएगा। एक होती है सुनी हुई बात, कई बार बंदा सुनी हुई बात भूल भी जाता है, यार क्या बताया था। एक होता है खुद से की हुई चीज़ें, यार मैंने ये चीज़ करके देखी हुई है तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ ऐसी चीज़ सर ने बताई थी जो मुझे अब तक याद है, क्यों, मैंने उसे खुद करके देखा था। ओके, तो आगे देखो, आगे आया कौन सी टर्म? बट। बट आया तो किसकी बात हो रही है? सी की। एंड होता तो किसकी बात होती? सी की। हु या विच होता तो किसकी बात होती? ए की। ठीक है, तो ये टर्म्स को तो रट लो। बट, बट मतलब सी, सी टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, मतलब सी की बात हो रही है, वो डी के तत्काल दाईं ओर है। अब ध्यान से सुनो, अगर डी के तत्काल दाईं ओर सी है तो डी सी के तत्काल कहाँ होगा? बाईं ओर होना चाहिए।
तो सी के तत्काल बाईं ओर यहाँ पर कौन सा पर्सन आया, डी अवेलेबल होगा। बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, बी जो है ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, ए का दायां तीसरा, 1 2 3, यहाँ पर कौन आया, डी अवेलेबल होगा। वाइल जी एंड ई आर सिटिंग बिटवीन देम, मतलब किसकी बात की जा रही है, बी और ए के बीच की। कहता है बी जो है ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पे तो है, और जी और ई जो है उन दोनों के बीच में बैठे हैं, इन दोनों के बी और ए के बीच में। मतलब ये जो 2 सीट्स हैं वो रिजर्व हो चुकी हैं जी और ई के लिए। जी और ई यहाँ पर आ जाएंगे, बचेगा कौन फिर, सीक्वेंस में ही पर्सन्स गिवन थे, बचा कौन, एफ। तो यहाँ पर जी और ई कहीं भी आ सकते हैं। तो व्हाट इज द सिटिंग पोजीशन या लोकेशन ऑफ एफ, हमें सिर्फ एफ से मतलब है क्योंकि पूछा ही उसी के बारे में गया है, तो एफ बैठा कहाँ है, ऑप्शन के थ्रू बताना है। बिटवीन सी एंड डी, क्या वो सी और डी के बीच में आ रहा है, पहला तो गलत हुआ। राइट ऑफ ए, क्या वो ए के दाईं ओर आ रहा है, ये भी गलत हो गया। राइट ऑफ सी, क्या वो सी के दाईं ओर आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये इनवर्ड वाला केस है, चाहे आप इसे आउटवर्ड ही लेके चल लो, दिक्कत नहीं आएगी देखना आंसर में। लेफ्ट ऑफ डी, चौथा भी चेक कर लेते हैं, नहीं डी के लेफ्ट में बी आ रहा है, सी सॉरी एफ नहीं आ रहा। ओके, 8 फ्रेंड्स हैं आर सिटिंग क्लॉकवाइज अराउंड, आया ना, देखो वही, ये सारे के सारे पर्सन जो हैं वो क्लॉकवाइज बैठे हैं अराउंड अ सर्कुलर टेबल इन द सेम सीक्वेंस। अब यहाँ पर टर्म भी गिवन है इन द सेम सीक्वेंस, मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी एंड सो ऑन, एट इक्वल डिस्टेंसेस फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। ठीक है, चलो अब बनाने मत बैठ जाना, आपको क्या पता ए कहाँ पर बैठा है, नॉर्थ में बैठा है, वेस्ट में, ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, कहाँ बैठा है, कुछ नहीं पता ना। कंडीशन के बिहाफ पे पर्संस को अरेंज करो। कहता इफ सी इज सिटिंग इन द साउथ डायरेक्शन, अगर सी जो है वो साउथ डायरेक्शन में है, तो ये हमारी साउथ डायरेक्शन हुई। अगर सी साउथ डायरेक्शन में है तो ये क्लॉकवाइज बैठे हैं, तो इधर बी होगा, इधर ए होगा, इधर एच होगा, इधर एफ होगा, ठीक है, सॉरी जी होगा, फिर एफ, ऐसे ही आते रहेंगे। हमें बताना क्या था, देन हु इज सिटिंग इन द नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कौन आएगा, तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। देखो ए बी सी डी ई और एफ, क्योंकि सारे जो हैं वो क्लॉकवाइज बैठे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज आता तो हम सी के बाद इधर डी को बिठाते, सभी एंटी क्लॉकवाइज बैठे हैं। ठीक है, तो ये मैं आइडिया दे चुका हूँ आपको, कई बार लिखा होता है कि क्लॉकवाइज बैठे हैं, एंटी क्लॉकवाइज बैठे हैं, तो स्पेसिफिकली मेंशन भी है सेम सीक्वेंस, हालांकि पिछले क्वेश्चन में नहीं था। अगर नहीं था तो हमें क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन भी इस तरह का गिवन है, फोर्सफुली हमें बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ऑल्टरनेट नहीं है ना कोई। तो पहली बात ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, टीसीएस ये चीज़ें क्लियर करता है, क्योंकि रीजनिंग में कुछ भी एजम्पशन का काम नहीं है, हम अपने एंड से कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते, एक बात याद रखना। ओके, तो पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, अब लिखा हुआ है कि 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ ऑल्टरनेटली। कहता 5 दोस्त हैं, उत्तर दिशा में भी बैठे हैं और दक्षिण दिशा में भी बैठे हैं ऑल्टरनेटली। ऑल्टरनेटली मतलब एक छोड़ के, अगर पहला दक्षिण में है तो दूसरा उत्तर में, फिर दक्षिण, फिर उत्तर, फिर दक्षिण। अगर पहला उत्तर में है तो दूसरा दक्षिण, तीसरा उत्तर, चौथा दक्षिण, फिर पांचवा भी उत्तर दिशा में है। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, लाइक दिस, ऑल्टरनेटली लिखे ना, एक छोड़ के। आर इज सिटिंग एट द लेफ्ट कॉर्नर एंड फेसिंग नॉर्थ। अब यहां पर मेंशन है कि आर जो है वो लेफ्ट कॉर्नर पे है और फेस कहाँ कर रहा है, वो नॉर्थ की तरफ। अगर ये नॉर्थ की तरफ है तो ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ होगा और ये नॉर्थ, क्योंकि मेंशन है कि सभी पर्सन जो हैं, फ्रेंड्स जो हैं, वो नॉर्थ और साउथ में है ऑल्टरनेटली। अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ में होगा, साथ वाला। उसके बाद एंड टी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, टी जो है आर के दाईं और दूसरे स्थान पे है। आर दाईं और दूसरे स्थान पे यहाँ कौन आया, टी। राइट लेफ्ट का ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सभी पर्सन्स की डायरेक्शन सेम नहीं है, कुछ नॉर्थ की तरफ है, कुछ साउथ की तरफ है, ऑल्टरनेट नहीं है, हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। एरो हेड भी मेंशन करना है, क्योंकि राइट और लेफ्ट उसी के बिहाफ पे जज होगा। अगर मैं कहता हूँ कोई पर्सन यहाँ पर बैठा है और हमने जो है इस तरह से देखो, अगर हमने ये देखा कि ए बी के राइट में है तो आप बी को यहाँ बिठा के बैठे हो। अगर ए बी के राइट में है, क्या आपको पता चल रहा है कि वो नॉर्थ फेस कर रहा है या साउथ, बट एरो हेड लगेगा तो क्लियरली होगा कि अगर नॉर्थ में है तो ए यहाँ पर आ जाएगा, अगर साउथ फेस कर रहा है बी तो ए यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बी का राइट इधर होगा ना साउथ के केस में। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हमेशा ध्यान में रख के चलने हैं। आगे देखो, इफ पी इज थर्ड द लेफ्ट ऑफ क्यू, अगर पी क्यू के थर्ड लेफ्ट पे है, मतलब
एक और बात मैं बताना चाहूँगा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, हमें नहीं पता पी कहाँ फेस कर रहा है, क्यू कहाँ फेस कर रहा है। देखो, पी और क्यू, अगर पी कहाँ बैठा है, क्यू के थर्ड लेफ्ट में, रैंडमली मैं ऐसी कंडीशन बनाता हूँ कि पी जो है क्यू के बाईं और तीसरे स्थान पे है। इसका एक और कंक्लूजन निकलता है हिडन, क्या, कि पी और क्यू के बीच में 2 पर्सन्स का गैप आ रहा है, 2 सीट्स का गैप आ रहा है। क्लियर हुआ ना? अगर मैं कहता हूँ पी क्यू के सेकंड लेफ्ट पे है, तो सेकंड लेफ्ट हो सेकंड राइट हो, मतलब बाईं और दूसरा, दाईं और दूसरा, कोई भी ऐसी कंडीशन हो, इन दैट केस उन दोनों के बीच में एक पर्सन आएगा। बाईं और तीसरा है, दाईं और तीसरा है, तो उन दोनों के बीच में 2 सीट्स का गैप आएगा। बाईं और चौथा है, दाईं और चौथा है, फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द लेफ्ट, तो उन दोनों के बीच में 3 सीट्स का गैप आएगा। क्लियर है ना? देखो, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करके ही बता रहा हूं। तो यहां पर भी ये लिखा हुआ है कि पी अगर क्यू के थर्ड लेफ्ट पे है, तो चाहे पी को यहां बिठाओ, क्यू यहां आ जाएगा। सॉरी, क्यू को यहां बिठाओ, पी यहां आ जाएगा, क्यू को यहां बिठाओ, पी यहां पर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि अगर हम क्यू को यहां ले लेंगे साउथ फेसिंग में, थर्ड लेफ्ट पी यहां बैठेगा। अगर क्यू को यहां ले लेंगे थर्ड लेफ्ट पे, पी यहां पर आ जाएगा। कोई ना बात? तो इतना तो श्योर है ना कि पी और क्यू के लिए 2 सीट हमारे पास रिजर्व हो चुकी हैं। अब एक ही पर्सन बचेगा, कौन सा? एस। वट इज द सिटिंग पोजीशन ऑफ एस? तो एस की सिटिंग पोजीशन क्या है, ये ध्यान में रख के चलना। ये 2 सीट्स पी और क्यू के लिए है। तो एस की सिटिंग पोजीशन क्या है? फेसिंग साउथ एंड राइट ऑफ टी। एस जो है वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है और टी के दाईं ओर बैठा है। ये देखो, पहला ही आपका ऑप्शन करेक्ट है, और यही हमें बताना था एस की पोजीशन क्या है। अगली चाहे देख लो, एस की पोजीशन क्या कह रहा है? फेसिंग नॉर्थ। क्या वो उत्तर दिशा में फेस कर रहा है? गलत हो गया। फेसिंग नॉर्थ, ये भी गलत हो गया। फेसिंग साउथ एंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, साउथ की तरफ तो फेस कर रहा है। क्या वो पी के बाईं ओर है? क्या हम श्योर हैं कि पी यहीं पर आएगा? पी यहां भी तो हो सकता था। तो ये प्रोबेबल केस हो गया। तो प्रोबेबली थोड़ा पूछा उसने, डेफिनेट पूछा कि व्हाट इज द, इज मतलब डेफिनेट टर्म। अगर मे भी हो जाता, कैन भी, तो ये हो सकता था, ये भी सही हो। बट दो दो ऑप्शन थोड़ा सही होंगे, वो क्लैश करेगा फिर। ठीक है, ये गलत ना हो कि फिर ये सही हो जाता, अगर प्रोबेबली आता तो, और ये चीज बिना गिवन होती तो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 8 फ्रेंड्स हैं, फिर से रो फेसिंग का केस है, नॉर्थ की तरफ सभी का फेस है उत्तर दिशा में। क्यू सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। क्यू जो है पी के तत्काल दाईं ओर है। क्यू सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। अब आया हु आया तो किसकी बात हो रही है? पी की बात होगी। पी इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। अब देखो, एक्सट्रीम एंड, डेफिनेट पॉइंट फिक्स हो गया ना। पहले केस में हम पी यहां ले लेंगे, बाकी 7 पर्सन यहां आ जाएंगे। दूसरे केस में एक्सट्रीम राइट ले लेंगे, पी यहां ले लेंगे, बाकी 7 इधर आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि पी एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है। क्यू सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। क्यू जो है, सॉरी, हमें पी के बारे में एक्स्ट्रा पहले भी गिवन था देखो, तो ये वाला केस तो हमें लेना ही नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि क्यू जो है वो पी के तत्काल दाईं ओर है। ऑब्वियस सी बात है, क्यू यहां पर आ गया। हमें ये दूसरा केस नहीं बनाना चाहिए था। ठीक है, दिमाग की बत्ती थोड़ी लेट चली है इस केस में मेरी। आगे देखो, क्यू सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। क्यू टी के दाई बाईं और तीसरे स्थान पे है। तो वही जो पिछले क्वेश्चन में बता के हटा था, दोनों के बीच में 2 सीट्स का गैप है। 2 का गैप इधर नहीं मेंटेन होगा, इधर मेंटेन होगा। टी यहां पर आ गया। देखो, क्यू टी के बाईं और तीसरे स्थान पे है और वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। देर आर 2 पर्सन बिटवीन डब्ल्यू एंड टी। डब्ल्यू और टी के बीच में 2 का गैप है, तो यहां तो होगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी क्यू है। तो डब्ल्यू यहां पर आ जाएगा एक्सट्रीम राइट हैंड कॉर्नर पे। यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। यू एस का तत्काल पड़ोसी नहीं है। यू और एस एक साथ नहीं आएंगे। एंड सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। एंड आया तो किसकी बात हो रही है यहां पर? यू की। यू एस का पड़ोसी नहीं है, बट यू जो है वी के तत्काल बाईं ओर बैठा है। तो अगर हम वी को यहां ले लेंगे, यू यहां आ जाएगा। ठीक है, अगर हम वी को यहां ले लेंगे तो यू यहां आ जाएगा। दो दो केसेस क्रिएट हुए। आगे देखिए क्या है। देयर आर 3 पर्सन बिटवीन वी एंड आर। वी और आर के बीच में 3 का गैप है। अब मेरी एक बात सुनो, पहले तो पिछला केस देखो, यू जो था वो किसके इमीडिएट लेफ्ट में है? वी के। और वी और आर के बीच में कितने का गैप है? 3 का। मैं इन दोनों कंडीशन को लेके चलता हूं, ये तो यूज हो चुकी है। इन दोनों कंडीशन को फोकस कीजिए।
मैंने क्या बताया था कि v के तत्काल बाईं ओर कौन आ रहा है, u आ रहा है। या तो v यहाँ पर होगा, तत्काल बाईं ओर u आ जाएगा, या v यहाँ पर होगा, तत्काल बाईं ओर कौन आ जाएगा, u अवेलेबल होगा। अगर हम v को यहाँ लेते हैं, 1 2 3 के गैप में r आना चाहिए था, कहाँ आ रहा है, देखो फिर से, अगर हम v को यहाँ लेते भी हैं, 1 2 3, 3 के गैप में इधर r आना चाहिए था, तो एडजस्ट होगा ही नहीं, तो मतलब हम v को यहाँ नहीं ले सकते, हमें v को यहीं फिक्स कराना होगा। 1 2 3 के गैप में यहाँ पर आया r, v के तत्काल बाईं ओर है u, बची सीट पे कौन आएगा, s, और s u का पड़ोसी नहीं है, ये भी सेटिस्फाई हुआ। हु आर सिटिंग बिटवीन q एंड t, q और t के बीच में कौन कौन बैठा है, r और s बैठे हैं, r और s बैठे हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया क्वेश्चन? देखो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, हल्का सा कह सकते हैं टाइम टेकिंग है, बट अगर प्रैक्टिस है ना सफिशिएंट, तो ये टाइम टेकिंग भी नहीं है। चीज़ें मैं हर एक चीज़ जो है वो स्टेटमेंट के थ्रू क्लियर कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। अगर करने बैठूं तो मुझे आधा मिनट भी नहीं लगेगा, देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके चलो, 7 पर्सन सिटिंग अलोंग द साइड्स ऑफ हेप्टागन टेबल, हेप्टागन सप्तभुज, 7 साइड्स हो जिसकी, तो पहले हेप्टागन बना लो। हेप्टागन बनाया नहीं मैंने कभी, ठीक है, तो कोऑपरेट करना। 2 3 4 5 6 7 बन गया ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब वो कहता है साइड्स पे बैठे हैं, साइड्स ना पजल करेंगी हेप्टागन में, क्योंकि यूनिफॉर्म तो मैंने बनाया नहीं है, तो आपको दिक्कत ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इनको कोने पे ही बिठा देता हूँ, ठीक है। कॉर्नर पे ही बैठे हैं, क्योंकि कॉर्नर पे बिठा भी दोगे कौन सा ऑपोजिट वाली सेंस आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ओड नंबर ऑफ पर्सन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, डी जो है वो ए के दाईं और दूसरे स्थान पे है, तो कहीं भी चूज कर लो कोई भी सीट, सपोज ए यहाँ पर है, दाईं और दूसरे स्थान पे यहाँ पर कौन आया, डी। एंड बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, बी जो है एफ के दाईं और दूसरे स्थान पे है। अभी स्टेटमेंट खत्म नहीं हुई, हु मतलब एफ, एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट इधर आ गई है, देखो एफ जो है ए के तत्काल दाईं ओर है, एफ ए के तत्काल दाईं ओर है, तो एफ यहां पर आ गया, और एफ के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन आ रहे हैं, यहां पर बी, एफ इनवर्ड है तो तत्काल, सॉरी, दाईं और दूसरे स्थान पे कौन आ रहा है, बी। इफ जी एंड सी आर सिटिंग एडजॉइनिंग, अगर जी और सी दोनों एक साथ बैठे हैं, तो जी और सी ये दो पोजीशन पे भी हो सकते हैं, जी और सी ये दो पोजीशन पे भी हो सकते हैं। सी बीइंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, जिसमें से सी जो है ए के बाईं और दूसरे स्थान पे है, तो ए के बाईं और दूसरे स्थान पे सी आया, तो जी और सी एक साथ हैं, दोनों में से कोई भी कहीं हो सकता है, जी यहाँ भी आ सकता है, जी यहाँ भी आ सकता है। अगर जी यहाँ पर है तो ई यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बचा कौन, ई ही तो बचा। अगर जी यहाँ पर है तो ई यहाँ पर आ जाएगा। व्हाट इज द सिटिंग पोजीशन ऑफ ई, तो ई की सिटिंग पोजीशन क्या है हमें ये बतानी है। चलो, अब ई की डेफिनेट पोजीशन तो नहीं है, ई यहाँ भी आ सकता है, ई यहाँ भी आ सकता है, तो हमें ऑप्शन को अप्रोच करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, क्या एफ के तत्काल बाईं ओर बैठा है, नहीं, एफ के तत्काल बाईं ओर तो ए आ रहा है, तो आपका पहला ऑप्शन हुआ एलिमिनेट। इमीडिएट राइट ऑफ सी, क्या सी के तत्काल दाईं ओर है, क्या सी का तत्काल दायां है, बायां भी तो हो सकता है, मतलब ये हो गया प्रोबेबल केस, डेफिनेट नहीं है अभी। अगला ऑप्शन देखते हैं, इमीडिएट राइट ऑफ ए, क्या ए के तत्काल दाईं ओर है, नहीं, ए के तत्काल दाईं ओर तो एफ आ रहा है, हमें ई का पता करना है, तो ये भी कैंसिल हो गया। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, क्या बी के तत्काल बाईं ओर है, नहीं, बी के तत्काल बाईं ओर यहां पर कौन आ रहा है, डी, हमें ई का पता करना है, तो ए सी और डी तीनों एलिमिनेट। अब ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, डेफिनेट पोजीशन तो नहीं है, हमें क्या करना होगा, बी को ही प्रायोरिटी देनी होगी, हालांकि ये ऑप्शन गलत है, इमीडिएट राइट ऑफ सी। प्रोबेबली नहीं पूछा गया, व्हाट इज द, अगर होता ना व्हाट वुड बी द या व्हाट मे बी द सिटिंग पोजीशन ऑफ ई, तो हम बी को ही ऑप्ट करते और आगे देखने की जरूरत नहीं थी। अभी डेफिनेट पूछा जा रहा है, समझ में आई बात, इसलिए आंसर जो है हम इसे इग्नोर करेंगे अगर लॉजिकली देखें, बट अगर हमें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था तो हमें कोई और ऑल्टरनेट नहीं था, हमें बी ऑप्शन ही ऑप्ट करना पड़ता है। मतलब अगर कोई भी चीज़ डेफिनेटली हमें ना पता हो तो हम ऑप्शंस को पहले प्रायोरिटी देते हैं। ओके, ऑप्शन में भी देखो कई बार हमें नन ऑफ दीज गिवन होता है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड गिवन होता है, डाटा इनएडिक्वेट भी गिवन होता है,
आपको पता ही होगा सभी का सेम मीनिंग क्या क्या है। तो इन ऑप्शंस पे भी आंसर देने से पहले आपको अदर ऑप्शंस को प्रायोरिटी देनी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। नन ऑफ दीज पे तभी जाएंगे अगर रिमेनिंग ऑप्शन में आंसर नहीं है, तभी नन ऑफ दीज में जाते हैं ना कि इनमें से कोई नहीं, आंसर तो आया बट ऑप्शन में नहीं है। कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड और डाटा इनएडिक्वेट में भी सेम केस है। जब तक आपको बाकी ऑप्शंस कंफर्म ना हो तब तक कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड और डाटा इनएडिक्वेट पे भी आपको स्विच नहीं करना है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, पहले हम ऑप्शन को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, नन ऑफ दीज या डाटा इनएडिक्वेट की तरफ जाते। ऑप्शन नहीं था फिर हमें ऑप्ट करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी। चलो, 8 घर हैं ए टू एच आर इन 2 रोज 4 हाउसेज इन ईच रो। अब देखो पैरेलल रोज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर दूं, ये आप लास्ट में पिक कर सकते हो, या जैसे ही आप फर्स्ट राउंड में रीजनिंग का क्वेश्चन अगर 2 राउंड में कर रहे हो अटेम्प्ट रीजनिंग का सेक्शन, तो फर्स्ट राउंड में ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करो। ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा लिखा होगा आओ मुझे अटेम्प्ट करो मैं 1 गो में ही सॉल्व हो जाऊंगा, ऐसे थोड़ा होता है। ठीक है, वो तो करने पे आइडिया होगा आपको कि ट्रिक की है क्या है। अब पढ़ने बैठोगे टाइम वेस्ट होगा ना, इग्नोर कर दो, सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट कर लेना, बाकी जब सारे का सारा आप पेपर पे एक राउंड दे चुके हो। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी तो यही होनी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर है, 2 रोज में बैठे हैं 4 हाउसेज इन ईच रो, द हाउसेज इन 1 रो फेसिस द हाउसेज इन अदर रो। अब देखो कहता 8 घर तो हैं, हर रो में 4 4 घर हैं, और हर रो के 4 घर दूसरी रो के 4 घरों के सामने है, अपोजिट है। सी इज फेसिंग एफ, सी एफ के विपरीत है। ओके, जी एंड ए आर डायगनली अपोजिट, जी और ए जो है वो डायगनली अपोजिट है। डायगनली अपोजिट किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, हमें ये भी नहीं पता कि इस रो में कौन कौन से घर हैं और इस रो में कौन कौन से घर हैं। ठीक है, ई इज फेसिंग एच, ई जो है वो एच के विपरीत है। हालांकि ये भी लीनियर रो है, वैसे पहले आपको ये पर्सन हाउसेज अरेंज नहीं करने चाहिए थे, जस्ट मैंने क्यों बनाया क्योंकि आपको क्लू देने के लिए कि हम अरेंजमेंट किस तरह से बनाने जा रहे हैं। ओके, बट इज नॉट इन द सेम रो एज दैट ऑफ ए, मतलब कहता है ई भी, ई जो है वो एच की तरफ तो फेस कर रहा है, बट इज नॉट इन द सेम रो एज दैट ऑफ ए, बट ई जो है उस रो में नहीं है जिस रो में ए है। ठीक है, एच इज बिटवीन डी एंड सी। अब देखो इसको बनाना कैसे है, मैं क्लियर कर देता हूँ। इसको हम हटाते हैं क्योंकि लीनियर अरेंजमेंट है, पहले पर्सन्स या ये चीज़ें अरेंज करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, कोई भी कंडीशन नहीं गिवन कि कौन सा घर कौन सी रो के अंदर है। हम नॉर्मली ये कंडीशन लिख तो रहे हैं, सी एफ के अपोजिट में है, ई एच के अपोजिट में है, जी और ए डायगनली अपोजिट है। ठीक है, तो इन दैट केस आप एक काम करो, हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर एच है और एच के विपरीत जो है ई था, ये कंडीशन एक हुई। और ई के बारे में हमें क्या गिवन है, ई जो है उस रो में नहीं है जिस रो में ए है। ठीक है, और एच इज बिटवीन डी एंड सी, एच जो है वो डी और सी के बीच में है। अगर ई ए वाली रो में नहीं है तो ए इस रो में होगा, ये वाली रो में देखो, और एच जो है वो डी और सी के बीच में है, ये भी क्लियर होगा। अब ए जो है या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि एक रो में 4 घर हैं और ए जो है ई वाली रो में या ई जो है ए वाली रो में नहीं अवेलेबल, तो ए भी यहाँ पर आएगा। तो इस रो में आने वाले घर घर कौन कौन से हैं, ए एच सी डी। उस घर रो में आने वाले घर कौन कौन से हैं, बी ई एफ और जी। इस रो में ये 4 घर आएंगे, इस रो में ये 4 घर आएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, यहाँ पर आइए, सी जो है एफ के अपोजिट में है, जी और ए डायगनली अपोजिट है, ई एच के विपरीत में है। ठीक है जी, ठीक है, एक काम करते हैं, देखते हैं कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं पेंडिंग। जी एंड ए डायगनली थे, ई इज फेसिंग एच है। ठीक है, एच इज बिटवीन डी एंड सी। अब देखो हमें यहाँ पर 2 केसेस अपने क्रिएट करने होंगे। मैं फिर से लिख देता हूँ इन कंडीशन को कि सी के अपोजिट में कौन आ रहा था, एफ आ रहा था, और जी और ए डायगनली अपोजिट है। 2 केसेस क्यों लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और कंडीशन बन ही नहीं रही। देखो अगर हमने ई और एच को आमने सामने बिठाया और सी और डी में से कोई भी कहीं भी आ सकता था, तो हम एक केस में ए को राइट हैंड पे लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड पे लेके चलेंगे। 2 केसेस बनेंगे ना, बाकी सभी घर आमने सामने हैं। देखो
अगर ए यहाँ पर है तो यहाँ पर कौन आएगा, जी, क्योंकि वो डायगोनली अपोजिट है। अगर ए यहाँ पर है तो यहाँ पर कौन आएगा, जी, क्योंकि वो डायगोनली अपोजिट है। एक होता है अपोजिट और एक होता है डायगोनली अपोजिट। अपोजिट में ये बैठे हैं विपरीत, डायगोनली अपोजिट ये वाले होंगे, ये दो सीट्स और ये दो सीट्स। अब सी के सामने कौन आ रहा था, एफ आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ सी तो हो ही नहीं सकता, तो हमें सी यहाँ लेना होगा, तभी उसके विपरीत कौन आएगा, एफ। फिर से देख लीजिए, हमें सी यहाँ लेना होगा तभी उसके विपरीत एफ आएगा, यहाँ पर कौन आएगा, डी। सेम कंडीशन यहाँ सी हो नहीं सकता क्योंकि सी के सामने किसको आना है, एफ को, तो सी यहाँ होगा, उसके सामने कौन आया, एफ। एक ही घर बचा, कौन सा, बी। तो हमारी कंडीशन ये भी वैलिड है, इसको इग्नोर करो, यूज कर चुके हैं। हमारी कंडीशन ये भी वैलिड है, हमारी कंडीशन जो है अरेंजमेंट में ये भी वैलिड है, दोनों में ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो, विच हाउस इज बी फेसिंग, बी किस घर को फेस कर रहा है, बी ए को फेस कर रहा है, चाहे ये केस उठा लो चाहे ये केस उठा लो, एक ही घर को फेस कर रहा है, डी ऑप्शन आंसर, ठीक है। दो केसेस भी बन सकते हैं आपके एग्जाम में, प्रोबेबल कंडीशन हो सकती हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, फिर से 8 पर्सन है, सभी का फेस जो है वो सेंटर की तरफ है। चलो 8 पर्सन बिठा लेते हैं। पहली कंडीशन, D इज बिटवीन G एंड A एंड इज फेसिंग B। D जो है वो G और A के बीच में बैठा है, G यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, A यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी। और D जो है वो किसके विपरीत बैठा हुआ है, B के विपरीत बैठा हुआ है, ठीक है। तो G और A को हम होल्ड पे रख रहे हैं, क्यों दो दो केसेस बनाए। अभी अगली कंडीशन पढ़ते हैं, एग्जाम में करने का तरीका बताता हूँ। F इज बिटवीन A एंड H, F जो है वो A और H के बीच में है। देखो ए यहाँ भी आ सकता था, ए यहाँ भी आ सकता था, ए अगर यहाँ होगा तो एफ ए और एच के बीच में यहाँ आ जाएगा, अगर ए यहाँ होगा तो एफ ए और एच के बीच में यहाँ पर आ जाएगा। अभी भी दो कंडीशन वैलिड है। एंड एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, एच जो है वो डी के दाईं और तीसरे स्थान पे है, डी का दायां तीसरा, 1 2 3, यहाँ पर कौन आया, एच आया। और एच कहाँ पर है, सॉरी एफ कहाँ पर है, ए और एच के बीच में। अगर एफ ए और एच के बीच में है तो एफ यहाँ नहीं लेंगे, एफ यहाँ लेंगे, जो किसके बीच में है, ए और एच के बीच में। सिंपल सी बात, हम दो दो केसेस देख रहे थे क्योंकि डी का नेबर कौन कौन था, ए भी था और जी भी था। तो यहां पर हम श्योर हो चुके हैं कि ए कहां पर आएगा, डी के राइट में, क्योंकि जितना आप स्टेटमेंट को आपस में लिंक में लेके चलोगे उतने आपके केसेस कम क्रिएट होंगे। स्टार्टिंग में क्या करते, दो केसेस बनाते, जब यहां पर ए हो यहां पर जी हो, दूसरा सर्कल बना देते, उसका फायदा थोड़ा था। जितनी स्टेटमेंट्स को अलग अलग लेके सॉल्व करोगे क्वेश्चन, उतनी पॉसिबिलिटीज बनने के चांसेस रहते हैं। जितना स्टेटमेंट्स को आपस में लिंक में लेके चलोगे, इकट्ठा यूज करोगे, उतने पॉसिबिलिटीज बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये आपके सामने ही है एग्जांपल। ई इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ई जो है जी के बाईं और दूसरे स्थान पे है, जी का बायां दूसरा, यहां पर कौन आ गया, ई। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया पेंडिंग सीट पे ढूंढना नहीं है कौन रह गया। वैसे हमेशा आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहेगा कि पर्सन सीक्वेंस में ही दिखाई पड़ेंगे। वो आर द पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के तत्काल बाईं ओर कौन है, मतलब पेंडिंग सीट पे सी आ रहा था, इसके तत्काल बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, ई, सॉरी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अब देखो ऑप्शन देखो, आना तो ई चाहिए था, बट क्वेश्चन ये ऐसा आया है जिसमें आपको तीन तीन पर्सन के कॉम्बिनेशन दे दिए। तो देखो सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, इमीडिएट में हमेशा तत्काल बाईं ओर एक ही पर्सन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कंडीशंस फ्रेम में आती हैं, क्वेश्चन की जगह यहाँ पर आती हैं कि हु आर सी के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो हम एक ही पर्सन काउंट करते हैं ना। बट अगर क्वेश्चन में ही पूछ लिया, बताओ क्वेश्चन में पूछ लिया मतलब हर ऑप्शन में तीन तीन पर्सन है, तो तीन पर्सन इकट्ठे उठाओ, ई बी एच, सी के लेफ्ट में आ रहे हैं ई बी और एच, या तो इधर इमीडिएट टर्म ना देते आप, बट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या करें, माननी पड़ेगी, और कोई चारा भी नहीं है ना हमारे पास। गॉट इट। नेक्स्ट, फिर से 8 घर है, 2 पैरेलल रो में है, ठीक है, 4 इन ईच रो, 1 इन 2, 4 हाउसेज इन ईच रो, देखो लिखा है जैसे हम इस पिछले से पिछला क्वेश्चन करके हटे थे। द हाउसेज इन ईच रो आर इक्वल डिस्टेंसेज, चलो मान ली बात, समान दूरी पर हैं सारे घर। द 4 हाउसेज इन रो फेसिंग नॉर्थ, रो 2 वाले फेसिंग साउथ है ठीक है। अब कहता है हर रो में 4 4 घर हैं,
ये है रो 1 और ये है रो 2। ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं और ये साउथ फेसिंग में हो। पिछले से पिछला क्वेश्चन में हमने करके देखा था ये। अब देखो, बी इन रो 1 फेसिस एफ। बी जो है रो 1 का पार्ट है और वो किसके सामने है? एफ के सामने है। हमें नहीं पता ये चारों में से कौन सी सीट पे आ रहा है बी, ठीक है। उसके बाद ना ही हमें ये पता है कि रो 1 में कौन कौन से घर है, रो 2 में कौन कौन से घर है। स्पेसिफिकली नहीं लिखा ना, बट कई बार दिया जाता है कि रो 1 में कौन कौन आएंगे, रो 2 में कौन कौन आएंगे। उसके बाद देखिए, एंड इज नॉट एन एक्सट्रीम एंड। किसके बारे में बात हुई है? एंड आया तो बी के बारे में। ये जो बी है रो 1 में है और वो एफ को फेस करता है और वो किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, चरम छोर पर नहीं है। तो मतलब इसके दाएं और बाएं में भी कहीं ना कहीं एक आधा घर जरूर होगा। 6 घर अरेंज हो गए अभी तक के। पता नहीं है कौन कौन आएगा, बट ये तो पता है ना कि फ्रेम तो ऐसे ही अरेंज होगा। अब इस रो का चौथा घर यहाँ होगा या यहाँ पर होगा। सिमिलरली उसके अपोजिट में भी देख लेंगे कौन सा घर आएगा। H इज एडजेसेंट टू F। H F के समीप बैठा है एंड इज फेसिंग D। H और F एक साथ तो है और H जो है वो D को फेस कर रहा है। अगर H यहाँ लेंगे तो D यहाँ आ जाएगा, अगर H यहाँ लेंगे तो D यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो लगता है बनाना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है अभी। तो आपको समझ आ जाए इसलिए बना देता हूँ ये वाली कंडीशन। देखो, हमारे दो केसेस यहाँ पर क्रिएट होंगे जो इनिशियली ये बना हुआ था। हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है कि H जो है किसके समीप है? F के, और वो D को फेस कर रहा है। H F के समीप है और D को फेस कर रहा है। जब हमने H को F के तत्काल बाईं ओर लिया, साउथ फेसिंग में, इमीडिएट लेफ्ट यही होगा। एक बार हम H को इमीडिएट राइट लेते हैं F के, और उसके अपोजिट में कौन आ रहा है? D आ रहा है। C एंड E आर डायगनली अपोजिट। दोनों जो है विपरीत है, डायगनली विपरीत है, विकर्णित, ठीक है। तो पता नहीं है अभी कौन सा केस बनेगा। C कौन सी रो में आ रहा है, E कौन सी रो में आ रहा है। E इज फेसिंग A। E जो है वो A को फेस कर रहा है। विच आया तो कौन आ रहा है? A। तो A जो है H के समीप है। H के समीप कौन हो गया? A। इधर H के समीप कौन हो गया? A। अगर A यहाँ पर है तो उसके सामने भी कोई ना कोई कौन सा घर होगा, क्योंकि एक रो का घर दूसरी रो के घर के बिल्कुल आमने सामने है। A के डायगोनली अपोजिट कौन है? C। इधर A के डायगोनली अपोजिट कौन हुआ? C। बस इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। दो घर बचे, कोई भी कहीं भी आ सकता है। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। कौन सा कथन सही है, हमें वो बताना है। बी एंड ई आर एडजेसेंट टू ईच अदर। क्या बी और ई जो है वो एक साथ है? क्या हमें, अरे सी और ई डायगोनली अपोजिट है, हमने ए और सी ले लिया। ओके, थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे। हाँ, और क्या था ये? ई इज फेसिंग ए था। डेफिनेट बन रही है इंफॉर्मेशन। ई और सी डायगोनली अपोजिट है, ठीक है। एक ही घर बच गया, दैट इज जी। ये दोनों अरेंजमेंट्स वैलिड है। अब देखते हैं कौन सा कथन सही है। बी एंड ई आर एडजेसेंट टू ईच अदर। क्या बी और ई एक दूसरे के समीप है? बिल्कुल गलत, एडजेसेंट नहीं है। सारे ऑप्शन विजिबल है, ठीक है। ए इज द सेकेंड हाउस टू द लेफ्ट ऑफ जी। ए जो है वो जी के लेफ्ट में दूसरा घर है? नहीं, वो तो अलग अलग रो में है। सेकंड लेफ्ट है, सेकंड राइट, मतलब सेम रो की ही बात करेंगे। ऐसे थोड़ा जज कर सकते हैं इसका दूसरा घर दूसरी रो में जाके है। जी इज एट एन एक्सट्रीम एंड इज फेसिंग नॉर्थ। जी एक्सट्रीम एंड पे है, चरम छोर पे है, और नॉर्थ की तरफ है, उत्तर की ओर। दोनों केसेस में चरम छोर पर बैठा है, एक्सट्रीम एंड पे उत्तर की ओर भी है। तो ये हमारा कथन जो है वो सही है। एच इज बिटवीन सी एंड जी। एच सी और जी के बीच में, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हुआ। गॉट इट। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। फिर से 7 गर्ल्स हैं, बॉयज को नहीं बिठाते। सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। हाँ, सारे लड़कियों वाले ही आए हैं ना क्वेश्चन। 4 गर्ल्स बॉयज जरूर दे दिए हैं, बट अकेले बॉयज नहीं रखे हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार। 7 गर्ल्स हैं, बिठा दी फेसिंग द सेंटर। क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ आर। क्यू जो है वो आर के दाईं और तीसरे स्थान पे है। 1 2 3, कौन आया? क्यू। वी इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी। वी जो है वो पी के दाईं और तीसरे स्थान पे है, थर्ड टू द राइट ऑफ पी। टी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। टी क्यू के तत्काल दाईं ओर है।
क्यू के तत्काल दाईं ओर यहां पर कौन आया, पी अवेलेबल होगा। यू इज सिटिंग बिटवीन आर एंड पी, यू आर और पी के बीच में बैठा है। यू यहां भी हो सकता है, आर और पी यहां पर आ जाएंगे, यू यहां भी हो सकता है, पी यहां पर आ जाएगा। तो ये बताएगी स्टेटमेंट कि पी और वी कहां कहां अरेंज होंगे। देखो पी के दाईं और तीसरे स्थान पे वी आ रहा है, तो हमें अगर गिवन था यू आर और पी के बीच में है, तो यू अगर यहां हुआ तो पी यहां आ जाएगा, यू अगर यहां पर हुआ तो पी यहां आ जाएगा। इन शॉर्ट पी इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। अगर हम पी को यहां बिठाते हैं तो दाईं और तीसरे स्थान पे इधर भी आएगा, अगर हम पी को यहां बिठाते हैं दाईं और तीसरे स्थान पे भी यहां पर आएगा, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अरे ये तो इन्फॉर्मेशन हमने स्किप कर दी कि एस इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, मतलब वो पॉइंट भी समझाना ही था इस वे में, तो यूज हो जाएगा इकट्ठा यूज करके, कोई इशू नहीं है। एस जो है वो आर के तत्काल बाईं ओर है, यहाँ पर कौन आ गया एस, और यू आर और पी के बीच में है, तो यू यहाँ अरेंज करना होगा, इधर आ गया पी क्योंकि वो आर और पी के बीच में है। पी के दाईं और तीसरे स्थान पे कौन आ रहा है, यहाँ पर वी अरेंज होगा। ठीक है, तो ये फाइनल इंफॉर्मेशन एडजस्ट हुई। हु इज सिटिंग बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में कौन आ रहा है, एस और टी के बीच में एक ही बंदा आ रहा है, वो कौन है, वी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन थी, उसके बाद भी हमें इतना सोचना ना पड़ता। चलो पॉइंट भी क्लियर कर दिया। पॉसिबिलिटीज आपको ऐसे फोकस में लेके चलनी है कि आपको पॉसिबिलिटीज क्रिएट ना करनी पड़े, वर्बली ही क्वेश्चन का हल निकल जाए। चलो जी, 7 एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी के, उन सभी के नेम गिवन है, चंदन, अयप्पन। देखो ऐसे केस में पता है क्या करना है, क्वेश्चन को ट्रिकी मत लेके चलो। नेम देखो कितने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कई तो ज़्यादा फीलिंग ले जाते हैं, पूरे का पूरा नाम लिखेंगे, अयप्पन है सो ये सुकेश है, रेखा, वट एवर। हर नाम का सिर्फ पहला अक्षर कंसीडर कर लो, अलग अलग है देखो, सिवाय ए के। अंकित को ए एन लिख देना, अयप्पन को ए वाई लिख देना, वो आपकी कॉल है, बाकी करने के तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, चलो। चंदन इज, हाँ बैठे कहां पर है, सर्कुलर टेबल के अराउंड फेसिंग द सेंटर, बैठ के। देखो पहला है चंदन इज बिटवीन अयप्पन एंड सुकेश, चंदन जो है अयप्पन और सुकेश के बीच में, दोनों में से कोई भी कहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट, रेखा हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ सुकेश, तो सुकेश यहां पर नहीं आएगा क्योंकि रेखा सुकेश के दाईं और दूसरे स्थान पे है। अगर हम सुकेश को यहां लेते हैं तो दाईं और दूसरा कौन आएगा, कौन है, रेखा। तो सुकेश तो यहां ले नहीं सकते, तो यहां से सुकेश को उठाओ, सुकेश यहीं पर ही बैठा मिलेगा, दाईं और दूसरे स्थान पे यहां पर कौन आएगी, रेखा। ठीक है, चलो कंडीशन सेटिस्फाई हुई अभी तक की। इस बिटवीन अंकित एंड माधवी, किसकी बात कर रहा है, रेखा की। रेखा जो सुकेश के दाईं और दूसरे स्थान पे है, वो किस किस के बीच में है, अंकित और माधवी के बीच में। मतलब रेखा जो है अंकित और माधवी के बीच में यहां पर आएगी। अगर अंकित और माधवी यहां पर आ जाएंगे तो एक ही पर्सन बचेगा, कौन, साध्वी। तो उसके लिए ये प्लेस रहेगा, क्योंकि ये दो प्लेसेस तो अंकित और माधवी के लिए हैं। अंकित इज नॉट द नेबर ऑफ साध्वी, अंकित जो है वो साध्वी का पड़ोसी नहीं है, तो अंकित यहां पर आया, यहां पर कौन आ गई, माधवी। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, अब ध्यान से पढ़ना, रॉन्ग बताना है। कई बार यहां पर पता क्या लिखा होगा, नोट करेक्ट, नोट वर्ड तो दिखता ही नहीं है, फिर एग्जामिनर को लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो सकती है बच्चों के साथ, तो वो नोट को ना कैपिटल लेटर में लिख देता है। नोट करेक्ट, वैसे लिखना नहीं चाहिए, गलती तो स्टूडेंट की है ना, उसने केयरफुली नहीं पढ़ा, बट स्टिल नोट हमें दिखता ही नहीं है, करेक्ट पे देखेंगे और करेक्ट आपको पहले ही मिलेगा, वो आंसर मार्क कर देंगे। नोट वर्ड लिखा है या नहीं लिखा है वो ध्यान देना। क्लियरली यहाँ पर तो चलो रॉन्ग की बात हो रही है, जस्ट स्टिल फिर मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट जहाँ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। अंकित इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रेखा, अंकित रेखा के इमीडिएट लेफ्ट में है, तत्काल बाईं ओर, जी बिल्कुल है, पहला तो बिल्कुल सही है, हमें रॉन्ग वाला बताना है। माधवी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सुकेश, माधवी सुकेश के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, जी बिल्कुल है, देखो सुकेश के कहाँ पर, थर्ड राइट, दाईं और तीसरे स्थान पे, 1 2 3 माधवी आ रही है, ये भी बिल्कुल सही है। रेखा इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ माधवी, रेखा जो है माधवी के तत्काल दाईं ओर है, गलत, क्योंकि रेखा यहाँ पर
माधवी के तत्काल बाईं ओर बन रही है, दाईं ओर नहीं है, तो ये हमारा आंसर हुआ क्योंकि यही गलत है। साध्वी इज थर्ड टू द राइट ऑफ अंकित, क्या साध्वी अंकित के थर्ड राइट पे है? जी बिल्कुल है, देखो अंकित 1 2 3, थर्ड राइट पे साध्वी भी आ रही है। जो हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग थी हमें सिर्फ उसी को ही ऑप्ट करना था, तो रॉन्ग कौन सी है? सी वाली। ये रेखा जो है माधवी के तत्काल दाईं ओर नहीं है, तत्काल बाईं ओर आ रही है, बट यहाँ तत्काल दायां लिया हुआ, इमीडिएट राइट लिया हुआ है, इसलिए ये गलत हुआ। अब ये है, कह देते हैं ना लास्ट में जाके जब कोई भी गेम खेलते हैं लास्ट में जाके एक ड्रैगन रह जाते हैं ना, ये ड्रैगन पजल है आपके लिए। ये मैंने अपने एंड से नहीं दिया है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इसको लास्ट पे ही रखा है, अगर स्टार्टिंग में रख देता तो डीमोटिवेट हो जाते हैं काफ़ी। मैं पहले क्लियर कर दूं, ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना एग्जाम के अंदर, छोड़ दो। कोई कंपल्सन नहीं है कि 25 में से 25 अटैम्प्ट करने हैं। देखो अगर ये क्वेश्चन आपको आया है तो बाकियों को भी तो यही आया ना, आपकी शिफ्ट में आपकी एग्जामिनर के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है कि सिर्फ आपको ही ऐसा पजल दिया है, ठीक है, ट्रिकी लेवल का, हाई लेवल का। छोड़ दो, आई थिंक सभी छोड़ेंगे। जो अटैम्प्ट करेगा ना अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि उसके 10 से 15 मिनट तो इसे सॉल्व करने में ही लग जाएंगे। 1 घंटे में आप 10 मिनट इधर दे रहे हो, कम से कम भी मैं अगर बोलूँ हो गया काम, फिर तो 50 मिनट का पूरा पेपर रहा जिसमें आपको 99 क्वेश्चन करने होंगे। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा पजल और क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, सिर्फ सिंगल क्वेश्चन, बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन है। बैंकिंग में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है वो भी इतना रैम खाते हैं कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो पक्का पूछते हैं, कम से कम 5 से ज़्यादा नहीं पूछते, कम से कम 3 तो पूछते ही हैं। इधर देखो गरीब मार हो गई है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये क्वेश्चन ऐसा इग्नोर करना है। बट एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, टॉप लेवल के क्वेश्चन है, मैं आपको करवाऊंगा ये, ठीक है। एग्जाम में नहीं करना, मैं पहले बोल रहा हूँ। बाकी पिछले जितने भी क्वेश्चन किए इस सेशन में कोई भी कर सकते हो, ये वाला बिल्कुल भी नहीं करना, ओके। अब देखो करने का तरीका देख लेना। चलो अब फिर से डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, एक ही फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, सभी का पहला नाम कंसीडर करेंगे, ASDMBTRK, पूरा नाम नहीं लेना है, नेम्स में पजल नहीं होना, ओके। अ सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, सभी जो है एक सीधी रेखा में है और सभी का फेस जो है वो उत्तर दिशा की ओर है। दे हैव डिफरेंट एजेस, सभी की अलग अलग आयु भी है, कौन कौन सी? 12 17 19 22 28 31 38 48, अलग अलग एज के भी हैं सारे पर्सन। बट जरूरी नहीं है कि वो सेम ऑर्डर में हो, ये लिखा हुआ है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखी होती ना तो भी अंडरस्टूड है, ये सेम ऑर्डर में नहीं होंगे कभी भी, ओके। चलो पहली इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। अर्चना इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु इज 22 ईयर्स ओल्ड। अर्चना जो है उस व्यक्ति के दाईं और तीसरे स्थान पे है जिसकी उम्र कितनी है? 22 वर्ष। तो हम कहीं भी रैंडमली अरेंज करवा देते हैं अर्चना को, जिसकी उम्र 22 वर्ष है। सपोज कोई पर्सन बैठा हुआ है रो में, हम इनिशियली तो बिठा नहीं सकते पर्सन, तो कहीं भी रैंडमली हमने ये चूज कर लिया कि कोई भी पर्सन जो 22 वर्ष का था उसके दाईं और तीसरे स्थान पे कौन थी? अर्चना। यह थी पहली कंडीशन, ध्यान से समझते रहना, हम स्टेटमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे, क्लू लिख लेंगे यहां पर बस, ओके। मेघना एंड द वन हु इज 22 ईयर्स ओल्ड आर सिटिंग टुगेदर। मेघना और जिसकी उम्र 22 वर्ष है दोनों एक साथ बैठे हैं। 22 वर्ष तो मेघना यहां पर आ सकती है, लेफ्ट में भी तो आ सकती है क्योंकि 8 पर्सन है, तो इससे रिलेटेड एक और केस क्रिएट करना होगा हमें। 22 वर्ष के थर्ड राइट पे कौन थी? अर्चना। और मेघना और जिसकी उम्र 22 वर्ष है वो दोनों एक साथ बैठे हैं, इतना भी क्लियर। उसके बाद देखो, वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन किरण एंड द वन हुज एज इज 48 ईयर। कहता किरण और जिसकी एज 48 ईयर्स है उन दोनों के बीच में एक ही पर्सन बैठा हुआ है। साइड पे नोट डाउन करेंगे, होल्ड पे लेके चलेंगे, ना तो हमें 48 ईयर्स एज वाला पर्सन पता है ना तो किरण का पता है वो कहां पर बैठी हुई है, होल्ड पे रख के चलते हैं। आगे देखिए, ये इंफॉर्मेशन भी होगी। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ बिंदु एंड किरण इज 5 ईयर्स। कहता जो बिंदु और किरण है ना, जो उनकी एज डिफरेंस है वो कितनी है? 5 वर्ष। अब सुनो ध्यान से, हमें दो ऐसी एजेस यहां पर देखनी है जिनके बीच में 5 साल का गैप हो। गैप कैसे देखेंगे? जैसे 12 है, 12 से तो नीचे नंबर वैल्यू नहीं है, 12 में 5 जोड़ दो 17, तो 12 और 17 वर्ष की आयु होनी चाहिए, बिल्कुल है।
12 और 17 का कॉम्बिनेशन दोनों का हो सकता है, इसकी 12 इसकी 17 या इसकी 12 या इसकी 17। हमें ये देखना है कि दोनों में 5 साल का गैप हो। 12 का तो हो गया, चलो 12 17 एक कॉम्बिनेशन है। 17 में 5 जोड़ दो 22, 17 और 22 का भी कॉम्बिनेशन है, मतलब अगर इसकी 17 है तो इसकी 22, इसकी 17 है तो इसकी 22, दोनों में 5 का गैप है। 19 में 5 जोड़ो 24, नहीं है। 22 में 5 जोड़ो 27, नहीं है, तभी 5 का गैप आएगा ना। 28 में 5 जोड़ो 33, नहीं है। 31 में 5 जोड़ो 36, नहीं है। 38 में 5 जोड़ो 43, 43, नहीं है। तो मतलब कि बिंदु और किरण की जो एजेस हैं वो दो ही पेयर में हो सकती हैं, या तो दोनों की एज 12-17 होंगी या तो दोनों की एज 17-22 होंगी। इन दोनों में से कोई एक पेयर होगा दोनों की एजेस का। तो इस चीज़ को फोकस करके चलिएगा, याद रखना, हम इसे बाद में यूज़ करेंगे। ओके, यूज़ होगा ही होगा, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। द वन हु इज 10 years older than मेघना इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ मेघना। अब ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कहता मेघना के दाईं और तीसरे स्थान पे वो पर्सन बैठेगा जो मेघना से 10 साल बड़ा है। फिर से देखो, द वन हु इज 10 years older than मेघना इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ मेघना। कहता मेघना से जो 10 साल बड़ा है एज में, वो मेघना के दाईं और तीसरे स्थान पे आएगा। अब हमें दो ऐसी वैल्यूज लेनी है एज की जिसमें 10 साल का गैप हो। 12 और 10 22 हो सकता है, 10 साल का गैप है, देखो समझ में आया। उसके बाद 17 और 10 27, नहीं बन रहा पेयर। 19 और 10 29, नहीं बन रहा। 22 और 10 32, नहीं बन रहा। 28 और 38 बन रहा है, 10 का गैप है। ठीक है, अगर मेघना 28 साल की है तो 10 साल बड़ा 38 साल वाला उसके तीसरे स्थान पे आएगा दाईं ओर। 38 और 48 भी बन रहा है, मतलब अगर मेघना की एज 38 वर्ष है तो उसके दाईं और तीसरे स्थान पे कौन सा पर्सन आएगा जिसकी एज 48 है। तो मेघना और उसके दाईं और जो तीसरा पर्सन बैठा है उनकी एजेस जो है ये 3 पेयर्स में पॉसिबल हो सकती है। इसका भी ध्यान रखना। इसका क्या था, 12 और 17, 17 और 22। मेघना और उसके तीसरे स्थान पे जो पर्सन बैठा है उसके लिए 3 कंडीशन ये बनी। उसके बाद अप्रोच करते हैं। समझाने में टाइम लगेगा मुझे, ठीक है, अगर सॉल्व करने बैठे हैं तो 1/3 टाइम लग जाता है, मे बी उससे भी कम। एग्जाम में आपको अटेम्प्ट नहीं करना। अभी अगर होल्ड बनाना ना, पकड़ बनानी है टॉपिक के ऊपर, तो इन्हीं क्वेश्चन से बनती है, आसान क्वेश्चन से नहीं बनती है, इन क्वेश्चन से बनती है, क्योंकि यहाँ से आपकी लॉजिकल एबिलिटी और ज़्यादा इंप्रूव होती है। राजन एंड धीरज आर सिटिंग टुगेदर एंड वन ऑफ देम इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। कहता है राजन और धीरज जो हैं दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ बैठेंगे, राजन भी और धीरज भी, और दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो एक चरम छोर पर बैठा है, एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है। उसके बाद ये वाली इंफॉर्मेशन भी होगी। चलो, धीरज इज 9 years ओल्डर देन सुमन। धीरज जो है वो सुमन से 9 साल बड़ा है। अब हमें यहां पर दो वैल्यूज ऐसे देखनी है जिसमें 9 का गैप हो। जैसे 12, 9 बढ़ा दो, देखो 21 वर्ष की आयु है, बिल्कुल नहीं है, तो धीरज और सुमन 12-21 वर्ष के नहीं हो सकते। 17, 9 वर्ष बढ़ा दो, 17 में 9 26 हो गया, 17-26 भी नहीं हो सकती इनकी आयु। 19 में 9 बढ़ा दो, 19 और 9 28, बिल्कुल है, धीरज और सुमन की आयु 28 और 19 हो सकती है। मतलब अगर सुमन 19 है तो धीरज कितने वर्ष का हुआ, 28 का। ओके, उसके बाद 22 और 9 31, ये भी हो सकता है। अगर सुमन 22 की है तो धीरज कितने का हुआ, 36 का। ठीक है, आगे नहीं हो सकता, क्योंकि 28 में 9 जोड़ो तो 37 नहीं है, 31 में 9 जोड़ो 40 नहीं है, 38 में 9 जोड़ो 47 नहीं है। तो इसके लिए भी हमारे पास दो ही पेयर पॉसिबल हैं, कौन कौन से, एक 19 और 28 वाला और एक 22 और 31 वाला। ये पॉइंट भी क्लियर होगा। आगे देखिए हमें क्या गिवन है, अर्चना इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ किरण एंड तिलक। अर्चना जो है, अर्चना ऑलरेडी अरेंज है, वो किरण और तिलक के इन बिटवीन है। बना देते हैं, कोई तो कंडीशन आई अरेंज होने वाली, हम साइड पे ही लिखते जा रहे हैं सभी को। ठीक है, किरण और तिलक कहीं भी आ सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, अर्चना इज 12 years यंगर देन धीरज। अर्चना जो है वो धीरज से 12 वर्ष छोटी है। ध्यान से सुनो, हमने क्या डिस्कस किया था कि धीरज और सुमन की आयु क्या क्या हो सकती है कि उनमें 9 साल का गैप आ जाए। अगर सुमन की आयु 19 होगी
उससे 9 साल बड़ा, दैट इज 28 वर्ष का कौन होगा? धीरज। अगर सुमन की आयु 22 वर्ष होगी, उससे 9 साल बड़ा कौन होगा? धीरज, और उसकी एज कितनी हो जाएगी? 31। हमने ये दो पेयर कंसीडर किए थे। सुमन की आयु 19 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर सुमन की आयु 19 है, 19 में 9 जोड़ दो, 28। धीरज की आयु 28, 28 भी है, बट धीरज की आयु से 12 वर्ष छोटी कौन है? अर्चना। 28 में 12 कम कर दो, कितना हुआ? 16। क्या 16 वर्ष वाला कोई पैरामीटर है? नहीं है ना। तो यहां से हमें कंक्लूजन निकल गया एक, कि धीरज की आयु थी 31 वर्ष और सुमन की आयु थी यहां पर 22 वर्ष, क्योंकि दो पेयर कंसीडर किए थे ना हमने, 19-28 और 22-31 वाले। 19-28 होगा नहीं, क्योंकि 28 अगर धीरज की आयु है तो 12 वर्ष छोटी अर्चना जो है वो 16 की वैल्यू हमें गिवन नहीं थी, इसलिए हमें क्या ऑप्ट करना पड़ा? सुमन और धीरज। तो सुमन 22 है तो धीरज क्या है? 31। सुमन की आयु 22 वर्ष है, तो 22 वर्ष वाला हमें पर्सन मिल चुका है, ये देखो, क्योंकि 22 वर्ष वाला पर्सन अवेलेबल था। तो धीरज की आयु कितनी है? 31 है। ठीक है, ये होल्ड पे रखेंगे। तो धीरज से 12 वर्ष छोटी कौन है? अर्चना। धीरज अगर 31 का है तो 12 वर्ष छोटी है अर्चना, मतलब 19 साल की। अर्चना 19 साल की। ठीक है, तो हमारे पास देखो सेटिस्फाई कौन कौन सी कर गई हैं एजेस? 22, 19 और 31। फिर से देख लो, 22, 19 और 31। अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि यहां हमें गिवन था कि बिंदु और किरण के बीच में 5 साल का गैप था। तो हमने दो वैल्यूज इनके लिए भी ऑप्ट की थी, या तो 12 और 17 हो सकती हैं, या 17 और 22 हो सकती हैं। या 17 और 22 हो सकती हैं इनकी आयु? नहीं, क्योंकि 22 वर्ष की जो है वो तो कौन है? सुमन। तो ये 17 और क्या होंगे? 12 होंगे। अगर ये 17 है तो ये 12, 5 का गैप। अगर ये 17 है तो ये 12, 5 का गैप। आगे देखो और भी इंफॉर्मेशन है। हाँ बिल्कुल है, एक ही इंफॉर्मेशन रहेगी। किरण इज नॉट 12 ईयर्स ओल्ड। किरण 12 वर्ष की नहीं है, तो किरण कितने साल की है? 17, और बिंदु होगी 12 वर्ष की। तो मतलब हमारे पास ये दो वैल्यूज भी कंक्लूड हो चुकी हैं कि किरण जो है वो 17 वर्ष की है और बिंदु जो है वो 12 वर्ष की है। अभी बिंदु का आइडिया है? हाँ, बिंदु का आइडिया इस केस में होगा। क्यों? क्योंकि रमन और दूसरा पर्सन कौन था? R&D, धीरज। रमन और धीरज जो है वो दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं। दोनों में से कोई एक्सट्रीम एंड पे भी आएगा, या तो दोनों इस केस में इधर बैठे होंगे या तो राइट एंड पे बैठे होंगे। बच्चे की ये वाली बीच सीट, तो यहाँ पर कौन आएगी? बिंदु आएगी, और बिंदु की एज क्या है? 12। यहाँ पर हम अभी ये इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तीन पर्सन रमन और धीरज यहाँ पर होके बिंदु यहाँ आ सकती है। रमन, धीरज और बिंदु तीनों यहाँ भी आ सकते हैं। सिमिलर केस, अगर रमन और धीरज यहाँ पर है एक्सट्रीम एंड पे, तो बिंदु यहाँ आ जाएगी। रमन, धीरज और बिंदु यहाँ भी हो सकती है। तो 4 केसेस बन रहे हैं, तो इस केस को हम यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करवा पाएंगे। ले दे के हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन बची, ये वाली। वो कौन सी कंडीशन है? देखो ध्यान से, एक ये और एक ये वाली। इन दोनों को मैं होल्ड यूज करने लगा हूं। देखो ध्यान से, कहता किरण और जिसकी एज 48 साल की थी, दोनों के बीच में 1 का गैप है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये किरण है और 48 के एज के पर्सन के बीच में 1 का गैप है, तो 48 इधर तो आएगा ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, किरण अगर यहाँ पर है, 48 साल की एज यहाँ पर आएगी। इतना कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। और हमें यह भी देखना है कि मेघना के थर्ड राइट पे जो पर्सन है, या पहले किरण को ही सेटिस्फाई करवाते हैं। यहाँ पर किरण की एज 17 साल है, देखो, तो किरण यहाँ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी यहाँ पर किरण? क्योंकि किरण जो है वो मेघना के दाईं और तीसरे स्थान पे बनेगी, और मेघना के दाईं और तीसरे स्थान पे जो पर्सन है वो मेघना से 10 साल बड़ा है। अगर यहाँ हम किरण की एज 17 साल, किरण को यहाँ फिक्स करते हैं, तो 17 साल जो है मेघना से 10 साल बड़ा हुआ, मतलब मेघना की एज 7 वर्ष होनी चाहिए। कहाँ की बना है? तो यहाँ पर किरण नहीं आएगी। ये पॉइंट क्लियर है ना? तो यहाँ पर कौन आएगा? तिलक, और यहाँ पर कौन आएगी? किरण। यहाँ किरण और यहाँ तिलक, और किरण की एज क्या है? 17 वर्ष। सिमिलर केस यहाँ पर देखो, अगर हम कहते हैं कि किरण की एज 17 वर्ष यहाँ पर है, तो किरण मेघना के थर्ड राइट पे है, तो मेघना के दाईं और तीसरे स्थान पे तो मेघना से 10 साल बड़ा पर्सन है, तो मेघना 7 साल की होगी, तभी किरण 17 साल की आ जाएगी। 7 साल वाली तो वैल्यू ही नहीं गिवन, तो यहाँ पर भी कौन आएगा? तिलक। यहाँ कौन आएगा? तिलक, और यहाँ पर कौन आएगी? किरण, जो कि 17 वर्ष की है। किरण और जिसकी आयु 48 वर्ष है, दोनों के बीच में 1 का गैप है। अब देखो, 48 और 38, 10 साल के गैप में हमने 3 वैल्यूज कंसीडर की थी, मेघना और उस पर्सन को लेके।
दीपक की माना सॉरी धीरज की माना एज 31 वर्ष है। अगर किरण यहाँ पर है तो एक के गैप में आर यहाँ पर आके उसकी भी तो 48 वर्ष आयु हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। चलो यहाँ पर अगर मानते हैं नहीं हो सकती, किरण यहाँ पर है तो एक के गैप में 48 वर्ष की आयु वाला पर्सन यहाँ पर आ गया। 48 इधर भी आ सकता है, एक के गैप में 48 इधर भी आ सकता है। क्यों? 8 पर्सन है, किरण और जिसकी एज 48 वर्ष है। तो मान लिया यहाँ पर कंडीशन भी देखो सेटिस्फाई हुई, इसकी 38 है तो इसकी 48 है। बट आर और डी का भी कंफर्म नहीं है, यहाँ पर बी का भी कंफर्म नहीं है, इधर भी आर डी का कंफर्म नहीं हो रहा, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। मतलब इससे आगे हम अरेंजमेंट को कंटिन्यू कर ही नहीं सकते क्योंकि डाटा ही इनअप्रोप्रिएट है। फिर एग्जाम में क्या करें? यहाँ तक तो कर दिया, मतलब हम कहाँ गलती कर रहे हैं? ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाना, क्वेश्चन पकड़ो। क्वेश्चन देखो क्या है। हु इज सिटिंग थर्ड द राइट ऑफ मेघना? मेघना के दाईं और तीसरे स्थान पे कौन है? इधर कौन है? तिलक। इधर कौन है? तिलक। दो कंडीशन है, इतनी तो एटलीस्ट बनेंगी, और दोनों में ही मेघना के थर्ड राइट पे कौन आ रहा है? तिलक। दैट्स इट। पूरा क्यों बनाए? अब ये देखो, ये गेम खेली है एग्जामिनर ने, क्वेश्चन दिखा दिया इतना लेंदी, पूछा क्या है आपके सामने ही है। हालांकि इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन से आपका ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसमें रमन, धीरज और बिंदु एडजस्ट नहीं हो पा रहे, इधर रमन और धीरज एडजस्ट नहीं हो पा रहे। बताओ किस तरह से पूरा कंप्लीट कर ले? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कुछ नहीं गिवन इनके बारे में, ठीक है। हमने इसको भी यूज़ कर लिया, इसको भी यूज़ कर लिया, सब कुछ यूज़ हो चुका है, फिर भी हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन में हमें सिर्फ सिंपल सी बात पूछी है, मेघना के दाईं और तीसरे स्थान पे था कौन? दोनों में से कोई भी केस उठा लो, तिलक ही आ रहा है, ठीक है। दैट्स इट, यही वाला था आंसर, तो हमें इससे आगे बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में कभी भी अटेम्प्ट मत करना, देखते ही छोड़ देना, मतलब उठाना भी पाप है, ये समझ लो। ओके, चलो जी, ये आखिरी क्वेश्चन था। आई होप मज़ा आया होगा आज के सेशन में, ठीक है, क्योंकि सिटिंग में मैंने काफ़ी बार देखा है काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है। चलो खैर, आई थिंक आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी अब। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना अगर आपको पकड़ बनानी है इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये सिटिंग और पजल ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस मांगते हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई रूल नहीं है, कि फॉर्मूला नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। और अगर आप बिगिनर हैं, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ है, क्योंकि इसमें मैंने देखो कंसेप्ट तो बताए नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन के ही सॉल्यूशंस बताए हैं, सॉल्व करने का तरीका बताया है, बेसिक कंसेप्ट्स नहीं बताए हैं। तो आप कोर्स के लिए इनरोल कर लो इफ़ यू कैन। तो फर्स्ट डे में ही आपको सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी, जो आपका मन करे वो वीडियो देखो, ठीक है। वैसे सीक्वेंस में ही अरेंज्ड है, किस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक करना है, एक सीक्वेंस बना रखा है। एटलीस्ट 7 to 8 टॉपिक्स तो सीक्वेंस में देखना, उसके बाद आपकी चॉइस है, जो मर्जी उठा लो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और साथ के साथ हर चैप्टर के रिवीजन पॉइंट्स भी अवेलेबल हैं, आपको नोट्स न बनाने की ज़रूरत नहीं है हर चैप्टर के। जैसे ही एग्जाम आए उन रिवीजन पॉइंट्स को गो थ्रू कीजिए, सारे का सारा जो टॉपिक है वो रिवाइज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप होगा। साथ के साथ जितने भी हमारे यहाँ पर पीडीएफ्स हैं वो सारी की सारी आपको मिलेंगी टेलीग्राम चैनल पे। कोई भी पीडीएफ्स हैं, चाहे हम ये यूट्यूब पे सेशंस ही क्यों ना ले रहे हो, तो टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना मत भूलना। ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्टली ज्वाइन कर लो, ठीक है। सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, इसकी और इससे पहले आने वाले सेशंस की जितनी भी पीडीएफ्स हैं। अगर सेशन के लिए इनरोल करना है आपको कोर्स के लिए, ठीक है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे से पढ़ना है, इसी तरह बिना कोई टाइम वेस्ट किए, तो आप कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हो। उसके लिए आपको जस्ट ऐप डाउनलोड करनी है इवन कोचिंग सेंटर की, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो प्ले स्टोर पे सर्च कर लो। ओके, हमारे इन कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, वर्थ रहेगी, मैं इतनी गारंटी देता हूँ। अगर आपको चाहते हैं कि हाँ आपको और टॉपिक्स का डेमो चाहिए, तो आप यूट्यूब चैनल पे जैसे ही जाएंगे, डेमो वीडियोस अवेलेबल है, काउंटिंग ऑफ फिगर की 4 साढ़े 4 घंटे की वीडियो है, वहाँ से आइडिया ले लो कि हमने कोर्स में किस तरह से पढ़ा रखा है, ठीक है। और भी वीडियोस हैं, और भी देख सकते हो। अगर बेसिकली टॉपिक वाइज कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं कि कंसेप्ट की क्लियरिटी कैसे है, तो उसके लिए आपको डेमो वीडियो देखनी है, ठीक है। और अगर आप किसी से और से पढ़ रखे हो, सिर्फ आपको रिवाइज करना है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो यूट्यूब पे भी क्या है, एक 12 घंटे की रिवीजन वीडियो है मेरी, पूरी रीजनिंग कवर कर रखी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो देख लो। गारंटी के साथ कहता हूँ बहुत सी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी, ठीक है, जो आपने पहले कभी किसी से समझी भी नहीं होंगी, वो चीज़ें मिलेंगी। पूरी रीजनिंग यहाँ पर कवर कर रखी है, रिवाइज करवा रखी है, पढ़ा नहीं रखी। रिवाइज मतलब ऊपर ऊपर से बता रखे हैं पॉइंट्स के, इस चैप्टर में ये चीज़ें होती हैं, इस चैप्टर में ये, वो करने का तरीका ही है।
बेसिक से नहीं पढ़ा रखा, क्योंकि बेसिक से पढ़ाने बैठेंगे तो पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। 12 घंटे में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या पूरी रीजनिंग कवर होती है? ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, तो दैट्स इट, ये सब कुछ था कोर्स के बारे में। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है फैला दो। ठीक है, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नीडी हैं, जो पहुंच नहीं पाते हैं ऐसी एजुकेशन तक जहाँ पर आप उनको टू द पॉइंट कंटेंट मिले, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिले। तो कोशिश करो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, कर भला तो हो भला। ओके, चलो, तो इसकी भी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से कर लो अगर नहीं हो रखे हो तो। ठीक है, तो मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वही पिछले साल में जितने भी हैं हमारे एग्ज़ाम्स हुए एसएससी के, किसी भी फील्ड के एसएससी के अंदर। ठीक है, सभी से सिलेक्टेड टॉपिक से उठा के टॉप लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे ये किया। मिलते हैं जल्दी, टेक केयर, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू सो मच।